अच्छा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर। आपकी परफॉर्मेंस के मैयर करने के लिए, आपको रन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कैरियर में ग्रो करने के लिए एक सक्सेसर की ज़रूरत होती है। और परफॉर्मेंस या मैयरमेंट कह लें या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कह लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैनेज हो सकती है ना, उसे मैयर किया जा सकता है। व्हाट कैन मैनेज कैन मैयर, हम उसे मैयर कर सकते हैं जो भी चीज़ है। आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू के ऊपर बात करेंगे। जेनेरिक बताऊंगा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं। ओवरव्यू परफॉर्मेंस का जो 3 साइकिल स्टार्ट होते हैं जी हमारे साइकिल के अंदर परफॉर्मेंस, सबसे पहले रिव्यू आता है, प्लान है, रिव्यू है, मॉनिटर है और रिवार्ड है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव करते हो साइकिल के अंदर, साइकिल बनता है हमारा इसका। सबसे पहले प्लान है, उसके बाद मॉनिटर है, देन रिव्यू है और देन रिवार्ड है। इस साइकिल के ग्रीड आपका पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रन करता है। प्लान में आप प्लान करते हो हमारी इस साल की एक्सपेक्टेशन क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, गोल क्या है इस साल का, अपने गोल सेट करते हो। हम आगे जाके गोल की बात भी करेंगे, स्मार्ट क्राइटेरिया की बात भी करेंगे। देन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस रिव्यू, पूरे साल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अपनी कंपनी में भी, बाकी कंपनियों में भी, उसे रिव्यू करते हो कि मैंने इस साल 5 ट्रेनिंग करवानी थी, इस साल मैंने इतने बंदों को हायर करना था, कहाँ तक पहुँचा, मैंने अचीवमेंट कहाँ तक पहुँची, 5 में से 2 गोल अचीव हो गए हैं, कौन से रहते हैं, आप मोनिटर करते हो। देन रिव्यू है कि आपका लाइन मैनेजर या आपका डायरेक्ट सुपरवाइज़र या आपका जो टॉप हेड है वो आपकी परफॉर्मेंस को, पूरी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। और एट द एंड जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि मैंने इसके अगेंस्ट क्या इंक्रीमेंट देना है, क्या रिवार्ड देना है, वो इसमें हमारे रिवार्ड में आता है। तो इस पूरे साइकिल में हमारा पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो घूमता है। प्लान जिसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, रिव्यू मॉनिटर में आपका CPM आएगा। CPM एक आप कह लेंगे नया टेक्नोलॉजी है, उससे नया टूल है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि इंडस्ट्री मोस्टली अब इंडस्ट्री साइड पे शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। उसके बारे में आगे जाकर बताऊंगा आपको। रिव्यू, 1-to-1 रिव्यू, कैंडिडेट फीडबैक जो आपने अभी अपने टीम मेंबर को दी है, स्ट्रेट फीडबैक दी है। और देन रिवार्ड कि उसका अगेंस्ट मुझे क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या परसेंटेज मिलेगी। लास्ट 2 ईयर से सिंगल डिजिट्स पे था इंडस्ट्री, 9%, 8% पे रिवार्ड कर रही थी, अपना जो बजट है क्लोज कर रही थी। इस साल आफ्टर कोविड लास्ट ईयर लोगों का काफ़ी बिजनेस अच्छा गया है, तो उन्होंने डबल डिजिट्स पे क्लोज किया अपना बिजनेस। यानी कि ओवरऑल बजट जो आपका पे रोल का होता है, जब इसको डिसाइड करते हैं, तो पिछले 2 साल से कोविड में 18-19 में ये सिंगल डिजिट पे क्लोज हो रहा था कि हम 9% डिपार्टमेंट का बजट जो है वो इंक्रीमेंट में अगले साल में इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम 8% कर रहे हैं, कुछ 6% पे, 7% पे, तो एवरेज 9 to 9.5 था जो कि मर्सर के एनालिसिस के मुताबिक था। लेकिन 2020 और 21 में स्टार्ट में लोगों ने, लास्ट ईयर लोगों ने काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंट क्लोज किए हैं, 12 पे की हैं, 14 पे की हैं। हमारा अपना 14 पे था। IT सेक्टर में उस पर डबल डिजिट्स में काफ़ी अच्छी क्लोज हुए हैं। तो ये रिवार्ड में हमारे पास ये परसेंटेज या आप कह लें आपका इंक्रीमेंट प्रोसेस, वो सारा इसमें आता है। प्लान से क्या मुराद है? आप प्लान करते हो कि इस साल मुझे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। आपके CEO या अपनी कंपनी का गोल है हमने इस साल इतना बिजनेस लेके आना है। कुछ का गोल है हमने इस साल कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, जो NGO हैं कि हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कुछ है हमने अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करना है। कुछ कहते हैं कि मुझे सिर्फ सेल के पॉइंट्स को इंक्रीज़ करना है, मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे मार्केट में अपना परसेंटेज चाहिए, मार्केट में मुझे इन होना है। तो यहाँ पे आपका CEO कहता है हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने सेल को इंक्रीज़ करना है। उस हिसाब से सेल्स वाला, टेक्निकल वाला, IT वाला, HR वाला अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है कि मैंने ये काम करने हैं। प्लान में सारे ऑब्जेक्टिव सेटिंग आएगी आपकी। उसके बाद मॉनिटर में ऑब्जेक्टिव सेटिंग को रिव्यू आएगा आपका कि मैंने क्या, कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इसमें 2 तरह की एग्जांपल हैं। एक आप कह लो डिपेंड करते हो आपकी इंडस्ट्री के सेक्टर के ऊपर। अगर आपका बिजनेस लेट से कोई 30 अरब रुपये की कंपनी है या 10 अरब की कंपनी है, वॉल्यूम कितना उसका, तो आप उसका उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे पहला सिनेरियो है कि आपने कितने % लगाती है, इन्फ्लेशन को देखती कि नहीं देखती। सबसे अच्छा टूल है मर्सर का TRS एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, टोटल रेम्युनरेशन सर्वे। आप कुछ बेस्ट कंपनी है, मोस्टली तो हर कंपनी वो सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखते हो कि आपकी कंपनी में लाइक हमारे अप्लायंसेस में ओरिएंट है, डॉलर्स है, हायर है, बाकी डेस्कॉन है, पावर साइड पे देखा जाए सीमेंस है। ये इंडस्ट्री में क्या पैकेजेस दे रहे हैं, क्या इंक्रीमेंट दे रहे हैं, क्या परसेंटेज दे रहे हैं। आप प्रपोजल बनाते हो मैनेजमेंट प्रेजेंट करने के लिए, हमें इस साल 6%, 7% और 8% पे ये 3 प्रपोजल हैं जिसमें हमने अपने एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट लगाना है इन्फ्लेशन को देखते हुए। अब मैनेजमेंट प्रेजेंट करती है कि आप मार्केट में बताएं अगर हम नहीं लगाते तो क्या होगा। सर आप देखें हायर वाला ये दे रहा है, ओरिएंट ये दे रहा है, डॉनस ये दे रहा है, ये IT सेक्टर में सिस्टम ये दे रहा है, नेटसोल ये दे रहा है।
उनको देखते हुए इन्फ्लेशन का ऐड करते हुए तो आप उसको इंक्रीमेंट लगाते हो अपने बजट को देखते हुए। दूसरी सिनेरियो है कि अगर आप कंपनी लॉस में जा रही है और आप इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तब क्या फ़ायदा है? तब जो है जो HR वाले जो प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस वालों को, वो कहते हैं कि अपने वेरिएबल को बेहतर करो। एक होता है फिक्स, जिस उसमें आपकी ग्रोथ सैलरी आती है, मेरी जी 30,000 सैलरी आनी। एक होते हैं वेरिएबल, आपके इंसेंटिव हैं, आपके फ्यूल हैं, आपके TAD हैं, आपके जो ट्रैवलिंग के बिल्स हैं, मेडिकल है, वो उनको आप वेरिएबल को बेहतर करते हो। फिक्स कॉस्ट को वही रहती है कि मेरी फिक्स को 2 अरब रुपये है पर मंथ, जो हमारी पेरोल कॉस्ट है वो 2 अरब रुपये है, वही रहेगी। लेकिन वेरिएबल को बेहतर करते हो कि आपको हिट ना हो, ना एम्प्लॉई को हिट हो कि उसकी ग्रोथ अगर 30,000 है तो आपने 40,000 कर दिए तो उसको टैक्स वाली इनकम बढ़ जाएगी। वेरिएबल रीइंबर्समेंट में आपने उसको में ऐड कर दिया है वेरिएबल में, तो वो उसके लिए बेहतर होगा। आप वेरिएबल बढ़ा देते हो, क्यों? आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, आपने उसके पेरोल को नहीं छेड़ा, पेरोल 2 अरब रुपये का ही है, लेकिन आपने वेरिएबल एम्प्लॉई को रिटेन करने के लिए वेरिएबल बेहतर कर दिए हैं। जहाँ पर किलोमीटर आप 10 रुपये देते थे एक बाइक वाले को, आपने उसको 12 रुपये कर दिए हैं कि उसके वहाँ पे उसका जो है रिवार्ड मिल रहा है। पॉलिसी ओवरऑल कंपनी ही होगी। अगर आपने फ्यूल बढ़ाना है बाइक का या 1000 सीसी का या 12,000 सीसी का, वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर आपने परसेंटेज लगानी है तो वो आप ABC आगे बताऊँगा, MBA ऑब्जेक्टिव होता है, ABC रैंकिंग होती है, आप लोग भी करते होंगे। सबसे C वाले को देते हैं जी 8%, उसके ऊपर वाले को 10%, ऊपर वाले को A वाले को 12%, और प्लस प्रमोशन हो तो 2% कंपनी एक्स्ट्रा देती हैं। ये काफ़ी कंपनियों में रूल्स है, कुछ में नहीं होता, वो डायरेक्ट 12% दे देती हैं कि जो A में आ रहा है उसको प्लस 3% के बजाय वो डायरेक्ट 12% दे देती हैं। ये डिफरेंट रूल होते हैं। गोल सेटिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फीडबैक, कोचिंग एंड रिकॉग्निशन। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें टूल है वो एक फीडबैक का है और कोचिंग का है। ये दो चीज़ें आपको पूरे साल में मिलती रहें, फीडबैक और कोचिंग, तो आप मुसलसल परफॉर्म करते रहते हो, मोटिवेट रहते हो। सबसे ज़्यादा इसमें है गोल सेट, और उसके अलावा मैनेज परफॉर्मेंस कैसे करनी है। 3 फेसेस हैं, गोल सेटिंग, ईयर एंड रिव्यू और मिड रिव्यू। गोल सेटिंग में आगे जाकर बताऊंगा मैं। आप गोल सेटिंग में अपने गोल्स अलाइन करते हैं। आप कैसे अलाइन करते हैं? हम कहते हैं जी अपने गोल सेटिंग करें। सर मेरा बॉस मुझे बताएगा तो मैं गोल बनाऊंगा। बॉस कहता है मुझे CEO डायरेक्शन देगा तो मैं गोल्स बनाऊंगा। तो आपके CEO के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो इस साल प्रॉफिट चाह रहा है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की मार्जिन चाह रहा है कि मुझे सिर्फ मार्जिन मिल जाए। जैसे ही मैं फवाद, अगर ओरिएंट अप्लायंसेस में कैनन वाले भी हैं, तो सर आज से कोई 3 साल पहले डॉलर्स नंबर 1 पे था, पेल नंबर 2 पे था, हाइड नंबर 3 पे था, या जितना भी नंबर बनता है ये उस पर था। हाइड क्यों नंबर 1 पे आ गया है? क्योंकि उन्होंने ब्रेक इवन पे खेला है। वो कह रहे हैं हमें सिर्फ मार्केट में अपना परसेंटेज जो है ना वो इंक्रीज़ करनी है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, हमें प्रॉफिट नहीं अभी करना। उसने 2 साल सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को इन की है, प्रॉफिट पे नहीं कमाया, सिर्फ प्रोडक्ट अपनी एंटर की है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। जैसे आपको पता है एक ज़माने में क्यों मोबाइल आया था, प्रॉफिट पे नहीं था, उसने प्रोडक्ट फेंकी है कि लोगों जहन में एकदम बैठ जाए क्यों मोबाइल है क्या। उसके बाद उसने फिर प्राइस चेंज की हैं। वही होता है कि आप एक दफ़ा आप सोचते हो कि आपने करना है क्या इस साल। आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने सेल इंक्रीज़ करनी है, या आपने मार्केट में पोटेंशियल इंक्रीज़ करना है, अपना शेयर इंक्रीज़ करना है, या आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। मोस्टली MNC का टारगेट होता है हमारी सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। लोकल कंपनी कहती है हमारी सेल इंक्रीज़ हो। वो उनका पहले कस्टमर आता है, आफ्टर सेल आती है, बाद में सेल आती है। हमारी लोकल स्टेट कंपनी में या लोकल कंपनी पाकिस्तानी कंपनी में हम कहते हैं हमारी सेल इंक्रीज़ हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, हमारी सेल इंक्रीज़ हो। तो उस हिसाब से गोल आपके एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमारे साथ गोल ये है। GM के पास आते हैं, जनरल मैनेजर के पास, फिर लाइन मैनेजर के पास, लाइन मैनेजर ट्रिकल डाउन होकर सुपरवाइज़र के पास कि मैंने क्या करना है। जो आपका सुपरवाइज़र है या आपका लाइन मैनेजर है, उसने अपने गोल में ओवरव्यू का डालना है। आई विल ओवरव्यू दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड द एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोसेस, कि मैंने सिर्फ इस साल जो है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे काम करना है। हम लोग क्या कह रहे होते हैं, हम अपना गोल सेट करते हैं, मैंने इस साल जो है 5 खुद कस्टमाइज ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है और मैंने 16 आवर पर एनम पर एम्प्लॉय स्पेंड करना है। ये एक हमारे लाइन मैनेजर यानी हमारे लेवल पे एक गोल बनता है, जो आपके लेवल बनता होगा और आपके बॉस के लेवल का गोल बनता होगा कि मैंने इसको ओवरव्यू करना है या डेवलप करनी है, मैंने इस साल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोसेस चलाना है, मैंने इस साल 5 रिक्रूटमेंट की ड्राइव करनी है, उनको ओवरव्यू करना है, मुझे अपने CSR के बजट को 5% इंक्रीज़ करना है। तो हमारे पास आएगा, हम उसको बाय एक्शन में लेके आएंगे कि मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने इसको ट्रेनिंग करनी है, मैंने 4 ट्रेनिंग करनी है। तो गोल्स में हमारे पास 3 या 4 मैक्सिमम 5 गोल होते हैं। इससे ज़्यादा गोल हों तो वो स्टैंडर्ड नहीं होते। अच्छी कंपनी जो है मैक्सिमम कहती हैं
4 गोल हों, 3 आपके बिजनेस के, एक आपका पर्सनल डेवलपमेंट का, कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपने 1 साल में क्या किया है। कोई ट्रेनिंग अटेंड की है, कुछ आपने कहीं आपने मोटिवेशन के लिए तौर पे आप गए हैं कुछ, या कोई बुक पढ़ी है, या कोई कोर्स करना चाहते हैं, तब बताएं। 3 जो होते हैं बाकी रिमेनिंग, एक आपका फाइनेंशियल गोल होता है, एक आपका बिजनेस का गोल होता है, और एक आपका इंटरनल प्रोसेस का गोल होता है कि आपने प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हो। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को है इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया है, पहले मेडिकल बिल या इंसेंटिव बिल आप जाते थे, हार्ड कॉपी जाती थी, मैं साइन करता था, बॉस साइन करता था, वो एडमिन के पास जाते थे, एडमिन मुझे बिल दे देता था। हमने क्या किया, उसको ड्यूरिंग कोविड कोई ऑफिस में नहीं आता था, हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया आईटी से मिलकर कि भाई अपना बिल अपलोड करो, अकाउंट्स के पास जाएगा, हर 24 को आपको मेडिकल बिल आपकी सैलरी में आ जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट की है। दूसरा फाइनेंशियल गोल होता है आपका कि आपने कितने % इंक्रीज़ किया, कितने आपने, लेट से आप एक गोल है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट का जो बजट है, एक्सपेंस है, उसे 2% इंक्रीज़ करना है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2021। तो आपने अपने डिपार्टमेंट के बजट में या चीज़ों में क्या % इंक्रीज़ की, ये फाइनेंशियल का है। और तीसरा आपका जो है वो इंटरनल कस्टमर का आता है कि मैंने अपने कस्टमर जो मेरे जैसे HR बिजनेस पार्टनर लोग होते हैं, उनके कस्टमर जो हैं डायरेक्ट जनरल मैनेजर सेल्स होगा, टेक्निकल वाले होंगे कि मुझे आपने बंदा अरेंज करके देना है, मेरी टीम को आपने कस्टमर ट्रेनिंग करके देनी है, वो लोग होंगे। तो आपने अपने इंटरनल कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया है। रिक्रूटमेंट टीम टाइम है, आपने लास्ट लेट से एक प्लेसमेंट की पोजीशन है, रिप्लेसमेंट है, उसका 30 डेज़ टाइम होता है। तो मैं 30 डेज़ से इस साल मेरा टेन्योर है, मैं उसे 25 डेज़ पे लेके आऊँगा। या फाइनल सेटलमेंट जो देखते हैं, पहले जो हम फाइनल सेटलमेंट करते थे वो 15 डेज़ था कि जब बंदा छोड़ के जाएगा उसके 15 दिन के अंदर उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। हमने अपना गोल को मज़ीद स्ट्रेच करने के लिए क्या किया कि जिस दिन बंदा छोड़ के जाए उसके हाथ में उसका चेक हो, क्योंकि एग्जिट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वो बंदा नई कंपनी में जा रहा है, उसका एग्जिट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो उसमें फाइनल सेटलमेंट में आप अपना ये गोल बनाते हैं कि हमारा प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आया हूँ कि जिस दिन फाइनल सेटलमेंट थी उस दिन उसका चेक मुझे देना है, ऑन द डे सेम डे मुझे उसका चेक करवा के देना है, क्लियरेंस करवा के देनी है। जैसे इन द फोकस ये एक एग्जांपल भी है गोल सेटिंग की, रिड्यूस डिपार्टमेंट एक्सपेंस बाय एटलीस्ट 1 to 2% वर्सेस फिजिकल ईयर बाय फॉलोइंग द न्यू परचेजिंग प्रोसेस फॉर लैब सप्लाई। स्मार्ट का गोल आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि स्मार्ट क्राइटेरिया बनता है, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा अपना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड, कि क्या स्पेसिफिक है, मुझे रिलेट जो हो रहा है उसमें चीज़ों का पता है, मेजरेबल है, क्या इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, मैंने मेजर कैसे करूँगा 1 to 2% कि मैंने मेजरमेंट दी है कि मैंने 20% या 1 लाख काम करना है, ये इतनी चीज़ें करनी है, 1 to 2%। अचीवेबल है, कोई ऐसा गोल तो नहीं बना दिया जो बिल्कुल भी अचीवेबल ना हो, जिसमें मुझे CFO की अप्रूवल चाहिए हो। रिजल्ट ओरिएंटेड, इससे क्या फ़ायदा होगा, और टाइम बाउंड, कब तक करना है मुझे, बाय द फिजिकल ईयर, प्रीवियस ईयर मुझे इस साल में अचीव करना है बाय दिसंबर 2020। अगर दूसरा गोल देखा जाए, कंप्लीट न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ये उसकी हेडिंग होती है, और साथ में गोल है कंप्लीट एंड इम्प्लीमेंट द न्यू ERP सिस्टम बाय February 1, 2018 थ्रू इफेक्टिव कोलैबोरेशन अक्रॉस IT फंक्शन एंड क्रॉस फंक्शनल टीम, कि मुझे IT के साथ मिलके 21 तक 2018 तक ये ERP सिस्टम या मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है। तो गोल सेटिंग में सबसे ज़्यादा फ्लॉ जो होता है, हमें गोल बनाने ही नहीं आते। हम सिर्फ गोल रख लेते हैं कि यार इस साल मैंने अपने रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को बेहतर करना है। किस तरह बेहतर करना है, क्या टाइम टू रिक्रूट आपने बेहतर करना है, हायरिंग को आपने बेहतर करना है, सोर्सिंग और हायरिंग को बेहतर करना है, क्या चीज़ बेहतर करनी है। कि सोर्सिंग और हायरिंग मेरी पहले लिंक्डइन थ्रू होती थी, अब मैं रेफरल पर जो मुझे रेफ़र करते हैं उसको बेहतर करूँगा। रेफ़र बेहतर करने के लिए मैंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, क्या मैं जो रेफ़र कर रहे हैं उसको उसकी सैलरी का 10% दे रहा हूँ। कि लेट से आप कहते हैं कि एक बंदे ने मुझे 5 CV रेफ़र किए हैं, मेरे कुलीग ने, दूसरे डिपार्टमेंट अकाउंट्स के बंदे ने 5 CV मुझे दे दी हैं, और क्या हम नई पॉलिसियाँ बना सकते हैं कि एक बंदा जो 5 CV देगा उसको हम 10% उसकी ग्रोथ सैलरी का या 10,000 देंगे, कुछ देंगे। तो आप वो ऑब्जेक्टिव बना सकते हो एज ए HR पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेफरल के लिए। उसके बाद मिड रिव्यू है कि हम अपने साल के दरमियान में जून में अपना मिड जर्नी रिव्यू करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या फीडबैक मिला मुझे। मैंने अचीवमेंट करनी थी, मुझे दिसंबर तक ये सिस्टम लॉन्च करना था, अब मैंने 2 में से मेरे 1 गोल अचीव हुआ, 3 गोल मेरे रहते हैं, तो कौन सा गोल है जिसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे जो नया टेक्नोलॉजी या नई ट्रेंड जो आया है, अब लोग कहते हैं मिड रिव्यू नहीं चाहिए, अब कंटिन्यूस फीडबैक दो, आप मुझे फ़ौरन फीडबैक दो क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि
होता क्या है, जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में आपने भी देखी होगी, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, सारा साल आप मेहनत करते हो, लेकिन दिसंबर में जब रिव्यू होना होता है, कोई ऐसी आपकी तरफ से कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसा काम आपकी तरफ से हो जाता है, कोई ऐसी आपने लेट रिपोर्ट सबमिट करवाते हो जिसका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस रिव्यू पर पड़ जाता है। उस दिसंबर में सिर्फ उस बंदे को वो याद आएगा, यार मैंने इसे प्रेजेंटेशन मांगी थी जो मुझे CFO को देनी थी, इसने पूरा घंटा दी, 2 दिन के बाद जाके दी। उससे पहले जनवरी से लेके नवंबर तक आपने क्या काम किया, कितनी अचीवमेंट की, कितने आपने डेज सेलिब्रेट किए, गाला सेलिब्रेट किए, कितने लोगों को आपने फैसिलिटेट किया, वो नहीं याद आएगा आपको। दिसंबर में जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है उसकी बेसिस पे उसने आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू कर देनी, जो ख़राब करेगा। तो लोग कहते हैं कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि आपके सिस्टम में भी होंगे, हमारे सिस्टम में भी है। आपने लेट से एक आपने कहा जी मुझे रिक्रूटमेंट टाइमलेट बेहतर करना है, तो आपने जैसे बंदा हायर किया, आपने मंथली लिख दिया, इस मंथ मैंने 5 बंदे जो हैं उसको हायर किया है। लास्ट ईयर मेरे पास 20 थे। मैंने इस साल UET से ग्रेजुएट प्रोफाइल से मैंने टॉप गोल्ड मेडलिस्ट या टॉप CG वाले लोग हायर किए हैं। तो मंथली आप अपने गोल के अगेंस्ट एंट्री करते रहते हो। जैसे आप अपने फेसबुक पे अपने स्टेटस डालते हो, तो अब सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हुए हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे स्टेटस डालते हो, उसका फीडबैक लेते हो कि आपने सुपरवाइज़र के पास क्या फीडबैक आया है। हमारे पास जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है पहल में, या आप लोगों के पास भी होंगे, तो अब मैंने कोई स्टेटस डाला है तो मेरे बॉस को उसी टाइम ईमेल चली गई है कि मैंने CSR के लिए जो चीज़ें स्पेंड की थी उसमें मुझे 2 मिलियन अब तक मैंने अचीव कर ली है, और ये मैंने इदारों को मैंने इतना CSR का बजट दिया है। उसके पास ईमेल चलेगी कि अरशद ने ये एक्नॉलेजमेंट दी है, क्या इसने वाकई दी है या नहीं दी, उसका फीडबैक दो। जब तक वो फीडबैक नहीं देगा, डेली उसको पॉपअप होती रहेगी चीज़ कि आप उसे फीडबैक दें, ताकि उसके रिकॉर्ड में आए कि हाँ इसने ये चीज़ काम किया था, इसने रिक्रूटमेंट की थी, इसने ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है, इसने समर इंटर्नशिप में इतने लोगों को ऑन बोर्ड किया है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बेहतर किया है, इसने नया सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेके आया है। तो कंटिन्यूस फीडबैक जो है ना, वो अब नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि काफ़ी इन है, और जो लोग SAP यूज़ कर रहे हैं, SAP सक्सेस फैक्टर, उसमें ये कंटिन्यूस फीडबैक इम्प्लीमेंट है। जी जिसने सिस्टम बनाया था उसके पास CPM वाले वो कहते हैं कि हम साल के एंड पे रिव्यू नहीं करते, हम मंथली बेसिस पे ही रिव्यू कर रहे होते हैं। हमारे जो रिव्यू होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू, मंथली बेसिस पे होता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी उसको आने में टाइम लगेगा। टेलीनॉर में है, जैज़ में भी है, नेस्ले में है, वो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं कि हम साल का रिव्यू नहीं करते, हम उस पर मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको फीडबैक देते रहते हैं कि आपने ये गोल के अगेंस्ट क्या चीज़ अचीव की हैं। तो मिड रिव्यू अभी चल रहा है काफ़ी कंपनीज़ के अंदर, लेकिन उसमें कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये एक नया ट्रेंड आया है, ट्रेंड टेक्नोलॉजी कह लें। तीसरा, ईयर एंड पे रिव्यू, डिस्कस एनुअल परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू गोल, कॉम्पिटेंसीज एंड डेवलपमेंट प्लान। कि अपना सबसे जो क्रिटिकल होता है वो अपना जो गोल्स हैं जिसको रिव्यू कर रहे होते हैं उसका फीडबैक देते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा आगे कि आप अपना फीडबैक कैसे देते हो अपनी टीम मेंबर को। सेटिंग, प्रोसेस ऑफ सेटिंग एक्सपेक्टेशन, गोल, अलाइनिंग गोल, असेसिंग रिजल्ट एंड फोकसिंग ऑन स्टाफ डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग भी इसी का पार्ट है। जैसे आप लोगों को पता है कि आपका ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो बनता है पूरे साल का, वो इधर से ही ट्रेनिंग नीड जनरेट होती हैं कि इस साल इसने काम अच्छा किया है, लेकिन अगले साल मैं इसको देख रहा हूँ, मैनेजर स्किल पे देख रहा हूँ, तो अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव कर ले, ये अपनी डेलीगेशन स्किल को इम्प्रूव कर ले। सारे काम खुद करता है, हम अपना सारे काम खुद कर रहे होते हैं, हमारे टीम मेंबर भी होते हैं, हमारे पास दूसरे लोग भी होते हैं, लेकिन डेलीगेशन में हम काफ़ी वीक हैं। हम डेलीगेट नहीं करते, हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते। तो हमारे डेलीगेशन, अगर आप मुझे सीनियर रोल पे देख रहे हो तो मुझे डेलीगेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि गोल सेटिंग में हमारे पास सेटिंग एक्सपेक्टेशन होती है कि इस साल यार मुझे HR में ये चीज़ें चाहिए, मैं HR को इस तरीके से देख रहा हूँ कि मुझे ऑटोमेशन में ये चीज़ें चाहिए हैं, मुझे ऑन बोर्डिंग में ये चीज़ें इंप्रूव करनी है। गोल्स ऑब्जेक्टिव में आपके डिज़ायर्ड ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई, आपके लाइन मैनेजर के साथ बताएं सारी साल क्या प्लान है आपका, हमने क्या चीज़ें करनी है, देन उस हिसाब से हम अपने गोल बनाएंगे। और आपके गोल मेरे गोल अलाइन होने चाहिए। ये ना हो कि मेरा गोल्स कुछ और है और आप अपना गोल कुछ और बना के बैठे हुए हैं। हम दोनों के गोल अचीव होंगे तो आप अचीव कर पाएंगे, ओवरऑल कंपनी गोल अचीव होगा। असेसमेंट है जो मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी की, अपने रिव्यू, अपने मैनेजर की असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है काफ़ी आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बता देता हूँ। जब रिव्यू करते हैं सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट होती है कि मैंने अपने 5 गोल बनाए थे या 4 गोल बनाए थे, उसकी पहले मैं खुद रेटिंग करूँगा। 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक बैलेंस स्कोर कार्ड होता है कि आपके पास 4 क्वार्टर जैसे फाइनेंशियल है,
कस्टमर है, बिजनेस है और प्रोसेस का है, उसके ग्रिड आपने अपने को रिव्यू करना है। तीसरा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO भी कहते हैं। मोस्टली MBO ही यूज़ होता है हर कंपनी में, कि ऑब्जेक्टिव वर्सेस कंपिटेंसीज। ऑब्जेक्टिव की रेटिंग 60%, कंपिटेंसीज 40% या 70-30% होती है। ये 2 मेथड यूज़ होते हैं, उसमें आपका रिव्यू होता है। तो हमारे पास 40 है, 60 ऑब्जेक्टिव की है, मोस्टली 70-30 होती है। तो हर कंपनी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और कहीं काफ़ी जगहों पे ये कस्टमाइज भी है। उसमें सफ़ायर में निशात है कि जो स्किल वाले लोग हैं, हुनरमंद हैं, ब्लू कॉलर वाले हैं, आपके ब्लू कॉलर में जो लेबर वर्कर आते हैं, वहाँ उनके पास कंपिटेंसी की स्किल ज़्यादा होती है। वो 70% कंपिटेंसी होती है, 30% होती है, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग है कि आपने ड्राइंग बना के देनी है, उसको स्किल आती है। वो हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल में इतना बेहतर ना हो, वो इंग्लिश में इतना बेहतर ना हो, वो अपने आप को इन्फ्लुएंस करने में इतना बेहतर ना हो, लेकिन ब्लू कॉलर में आपके पास स्किल बेहतर आएगी। तो जहाँ पे आपकी लेबर स्टाफ है, ब्लू कॉलर है, वहाँ कंपिटेंसी की रेटिंग ज़्यादा है। और जहाँ पे आपके सीनियर मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, आपके डायरेक्टर हैं, वहाँ आपकी जो है कंपिटेंसीज की रेटिंग ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्टिव की रेटिंग ज़्यादा होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव है इस साल जब मैंने इतने 450 मिलियन का बिजनेस लेके आना है, मुझे नहीं कि मुझे 20 साल हो गए हैं इस कंपनी में। ये जो आप बात कर रहे हो ये KPIs हैं, ये KPIs हैं। KPIs ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अपने KPI साथ अटैच करने होंगे। जो रिक्रूटमेंट वाले बंदे हैं उनका KPI क्या है, जैसे IT के सेक्टर में KPI कि आपने रिप्लेसमेंट जो है 2 दिन में फिल करनी है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। उसका रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव उसकी KPI है कि मैंने 2 दिन में करनी है। न्यू पोजीशन होगी तो मुझे 10 दिन लग जाएंगे, रिप्लेसमेंट है मुझे 2 दिन में करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मुझे अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को या अपने कस्टमर को एज सून रिसोर्स प्रोवाइड करके देना है। उसके लिए KPI क्या है कि मुझे 10 दिन में करना है, 20 दिन में करना है। अब इसका होता है कि डिफरेंट है, जैसे आपको बताया है, जितना ऊपर आप जाओगे उतना आपका जो है स्किल सेट डिफरेंट होगा। की रिजल्ट एरिया अगर मैं डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ या मैं जनरल मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की रेटिंग आपकी सबसे ज़्यादा होगी, लेट से 70% या 80% होगी। अगर आप काम कर रहे हैं सुपरवाइज़र लेवल पे या आप ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी स्किल इन्वॉल्व है, हुनर इन्वॉल्व है, आप ड्राइंग ऑटोकैड पे अच्छे काम कर रहे हो, आप MS ऑफिस में अच्छे काम कर रहे हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या स्किल होगी, यहाँ पे उसके 80% उसकी कंपिटेंसीज पे रेटिंग होगी। उसका 20% उसका ऑब्जेक्टिव पे होगा कि तुमने मुझे 2 दिन में जो भी रिपोर्ट आएगी तुमने 2 दिन में मुझे बना के देनी है, या तुम्हें जो भी डाटा दिया जाएगा तुमने विदिन अ वीक उसको मुझे कन्वर्ट करके देना है। वो डाटा एंट्री कर लेगा, लेकिन उसकी स्किल सेट क्या है, वो पंचिंग में अच्छा है, वो MS ऑफिस में अच्छा है, वो ऑटोकैड में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है, वो किसी सॉफ्टवेयर बनाने में अच्छा है, वो कोरल ड्रा में अच्छा है। तो उसकी कंपिटेंसीज पे इस लेवल पे कंपिटेंसी रेट करती है। ऊपर जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव रेट करता है कि मुझे 450 मिलियन का इस साल सेल करनी है। सीनियर GM सेल का क्या टारगेट होता है, मुझे 450 मिलियन की कलेक्शन करनी है और सेल करनी है, वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा। उसकी जितना तजर्बा है उसे वो नहीं चाहिए, सेलिंग स्किल नहीं चाहिए, कंपिटेंसीज नहीं चाहिए, वहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव की रेटिंग ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट कंपनीज़ में ऑब्जेक्टिव रेटिंग डिफरेंट होती है। MBO में हमारे पास जो 60-40 की रेशो चल रही है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, सेल्फ असेसमेंट से, कि मैं पहले अपनी असेसमेंट करूँगा, उसके बाद मेरे लाइन मैनेजर के पास जाएगी जो डायरेक्ट बॉस है, यानी कि मेरा मैनेजर है। उसके बाद उसकी रेटिंग होगी उसके जनरल मैनेजर के, यानी जो मेरा मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे आपके एक HR ऑफिसर है, उसके ऊपर टीम लीड बैठा हुआ है जिसके आपकी रिपोर्टिंग आपको है। तो पहले मैं करूँगा रिपोर्ट अपनी रेटिंग, फिर मेरा टीम लीड रेटिंग करेगा, उस टीम लीड के ऊपर मेरा जनरल मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो रेटिंग करेगा। क्यों, मैंने अपने टीम लीड को, मेरे पास 2 बंदे हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैंने उनको ज़्यादा नंबर दे दिए हैं और दूसरे को कम नंबर दिए हैं। तो उसके बायसनेस को न्यूट्रल करने के लिए हमारा जो जनरल मैनेजर होता है, हेड होता है, डिपार्टमेंट होता है या डिपार्टमेंट हेड होता है, वो अपनी रेटिंग करता है। क्या मेरे ख्याल से मैंने हेलीकॉप्टर व्यू देखना है तो मेरे ख्याल से इसके इतने नंबर होने चाहिए, इसके इतने नंबर होने चाहिए। उसके बाद जो है ये क्लोज होता है, हमारे पास HR में जाता है असेसमेंट के लिए, फाइनल बेंचमार्किंग के लिए, और एक्नॉलेजमेंट करता है इस पर उसका बंदा। जब मैंने रेटिंग की है सेल्फ असेसमेंट, मेरे बॉस ने कर दी, उसके बाद वो मेरे पास आया, मैंने अपनी रेटिंग कर दी, और देन उसके पास चलेगी जनरल मैनेजर के पास। मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। हाँ, रिक्रूटमेंट की हैं तो 3 हो, ट्रेनिंग की हैं तो 2 या 3 हो, मैक्सिमम 2, अगर उससे ज़्यादा कर लें 3 भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ की 3 मैक्सिमम 3 जो आप मैट्रिक्स से पढ़े हुए हैं उसे 2 या 3 होती हैं कि आप एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के 3 KPIs बनाती हैं और 3 की रिजल्ट एरिया बनाते हो कि इस बेसिस पे आप मुझे
अचीव कर सकते हो कि मैंने ऑन बोर्डिंग करनी है, तो जिस दिन बंदा आए उसका डेस्कटॉप भी रेडी हो, उसका लॉगिन बना हो, उसकी टेंडर्स का कार्ड बना हो, उसे प्रोसेस पता हो, वो आप उसको अचीव कर ऑन बोर्डिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपने KPIs बनाए हुए हैं। तो ये प्रोसेस में, और अगर मैंने रेटिंग की है और मेरे लाइन मैनेजर ने मुझे उस पर 4 में से 1 नंबर दिया है और वापस मेरा फॉर्म आया, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ, या इसने मेरे साथ ज्यादती की है या इसने मेरे साथ रेटिंग ठीक नहीं की, देन उस पर आप एक्नॉलेज करते हो कि यार मुझे इस फीडबैक में थोड़ी सी इतराज़ है या मुझे फीडबैक में इंप्रूवमेंट होने वाली है, या एक्नॉलेज करता हूँ यस आई एम सेटिस्फाइड विद माई कस्टमर लाइन मैनेजर फीडबैक। चीज़ें आती हैं, लेकिन आपने अपना कब तक अचीव किया है? आपने वो बेंचमार्क रखना है कि हमने बैंक को दे दिया, आगे फाइनेंस वाले का काम है बैंक से ट्रांसफ़र करवाना, हमारा काम है फाइनेंस वाले को पे रोल बना के दे देना बाय 30th या बाय 25 कि हमने फाइनेंस वाले को पूरा पे रोल बना के दे दिए। अब वो लेट हुआ है किसी स्ट्राइक की वजह से, किसी प्रोसेस की वजह से, वो प्रोसेस में है, वो इन्होंने किया, लेकिन आपने पूरा अपना डॉक्यूमेंट बना के दे दिया उनको, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस कैलिब्रेशन, जैसे आपको बताया MBO में आपकी ABC रैंकिंग बनती है 20 60 20। ABC की जो रैंकिंग होती है मोस्टली कंपनी में जो यूज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ABC 20 60 और ये 20। जो बेल कर्व बनती है हमारे पास, जो बेल कर्व हमारे पास बनती है 20 60 20 की, कि 20% जो है हमारे पास वो रेटिंग होती है जो A में आते हैं, 60% होती है जो B में आते हैं और 20% होती है जो C में आते हैं। और जो लोकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत कम बेल कर्व्स बिल्कुल सीधी बेल जैसी बनती है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट होते हैं, वो यहाँ ऐसी बेल नहीं बनेगी, वो बिल्कुल ऐसी बेल नहीं बनेगी, वो यहाँ बेल ऐसी ऊपर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो हैं अपने बंदों को वो A में लेते हैं। ये होता है, ऐसे होता है, प्रैक्टिकल होता है। मैं आपको कहूँगा नहीं यार ये 20% ही A में आएंगे और 60% ही B में आएंगे और 30% ही उसमें C में आएंगे, ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे बाकी सख्ती हो या रूल्स हो या चीज़ें हों। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं यार मेरे पास अगर 5 बंदे हैं ना, तो 4 को तुम A में कर दो और 1 को B में कर दो, C में मेरा कोई नहीं है, सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम HR वाले कहते हैं नहीं सर इसको रेटिंग में चेंज करना है, मुझे करना है, मुझे चेंज करवाना है। कहते यार मेरा तो 4 बंदे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 4 सेल में गए हैं, 4 10-10 लाख का टर्नओवर लेके आए हैं, अब मैं किसको नाराज़ करूँ, किसको A में करूँ? तो वो उसको फिर ज़्यादातर A में करते हैं। ये मैं आपको करंट एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। बेल कर्व कभी भी सीधी नहीं बनती और आपको फिर HR वालों को इसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि उसके डिपार्टमेंट में लोग थे, उन्होंने इतनी हमें इंक्रीमेंट लगानी है, तो आपने जो रिवार्ड देना है उसको आप एडजस्ट कर लें। कि आपने लेट से आपके पास 2 लाख का बजट है और उसमें आपके 5 बंदे हैं, तो आप 4 A में हैं और 2 आपके पास जो है B में है, 1 B में है, तो 2 लाख को आपने किस किस के साथ कैसे डिवाइड करना है वो आप बता दें। हमें सिर्फ 12% पे क्लोज करना है आपका पूरे डिपार्टमेंट का बजट। ये 12% है आपके पास। अब आप एक को 10,000 दे दें, एक को 2,000 दे दें, उसको 25,000 दे दें, उसको 3,000 दे दें, हमें अपना डिपार्टमेंट का जो बजट है वो 12% पे क्लोज करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव 12% से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, और ABC वो हम सेट कर लेंगे जब आप हमें बजट देंगे, उसके बाद ABC हम रेटिंग सेट कर लेंगे। ये प्रोसेस की बात हो रही है कि हम प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका फीडबैक एंड डेवलपमेंट है कि आप यहाँ पे उस बंदे को उसका फीडबैक देते हो उसकी ट्रेनिंग के मुताबिक कि आप क्या चीज़ें इस साल में इसको हमने कौन कौन सी स्किल पर ट्रेन करना है। तो जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनता है पूरे साल में, किसी कंपनी में ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हमने इस साल ट्रेनिंग करवानी है, तो एक तो होती है बिज़नेस नीड कि ERP आ गया है, बिजनेस BI आ गया, Oracle BI आ गया, या कोई नई पाइथन की लैंग्वेज आ गई है, वो बिज़नेस की नीड है। और एक होता है हमारा स्किल सेट कि इस साल हमने कम्युनिकेशन स्किल पर ट्रेनिंग करवानी है, टीम बिल्डिंग पे करवानी है, वो आपकी यहाँ अप्रेजल से जनरेट होती हैं। आपके पूरे साल का मैट्रिक्स बनता है, उससे आप डिवाइड करते हो कि इस साल हमने जनवरी में ये करवानी है, फरवरी में ये करवानी है, 3rd में ये करवानी है, पूरा आपका मैट्रिक्स आप उसमें डिवाइड कर लेते हो। और डेवलपमेंट आप उसमें इंप्रूवमेंट देते हो कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। जो कैंडिडेट फीडबैक मिलेगा 1-to-1 डिस्कशन में, जो प्रैक्टिस कर रही है आजकल, वो एम्प्लॉई जब रेटिंग करता है तो अपने सुपरवाइजर को साथ बिठा लेता है कि सर आप मेरे साथ आ जाएं, मैंने आपका रिव्यू करना है, तो अपनी प्रिपरेशन करके ले आओ। अब मेरे जो 5 ऑब्जेक्टिव थे, मैंने उसकी एक एक्सेल की शीट या जो भी डॉक्यूमेंट थे मैंने रेडी किया हुआ है कि इस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो जो मेरी 1-to-1 डिस्कशन होगी अपने बॉस के साथ, तो बताऊँगा सर मैंने ये काम किए हैं, ये चीज़ें की हैं, तो अच्छा अब तुमने इस पर अपने आप को कितना रेटिंग की है? सर मैंने 4 में से उस पर अपने आप को 3.5 रेट की है। अब मेरा बॉस उस पर 3.2 पे भी एग्री कर सकता है, 3.5 पे भी एग्री कर सकता है, लेकिन जो डायलॉग होगा उस पर बताएगा कि यार मैं इसको 3.2 पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने उस टाइम मुझे प्रेजेंटेशन में ये मसला किया था, या मुझे तुमने इस चीज़ को बेहतर नहीं करके दिया,
तो मैंने रिपीट कॉपी पेस्ट वाली शीट ही एक्सेल में मुझे दे दी थी, कोई चेंजेस नहीं लेके आए चीज़ों के अंदर। तो जो 1-to-1 डिस्कशन होती है, 1-to-1 डायलॉग होता है, उसमें आप बता सकते हो कि क्या चीज़ बेहतर होती है। वो एट द एंड काफ़ी कंपनी में होता होगा या नहीं, लेकिन हमारी कंपनी में होता है। और मोस्टली कंपनी में जब रिव्यू होता है वो बस भेज देते हैं कि मैंने कर दिया, आप जाकर चेक कर लो। लेकिन कुछ कंपनी कहती है कि हम बैठ के डायलॉग करते हैं, बताओ तुमने क्या अचीव किया इस सब्जेक्टिव अगेंस्ट, तुम्हें क्या नंबर मिलने चाहिए और मैं किस नंबर तुम्हें रेट करना चाहिए। तो 1-to-1 डिस्कशन अब जो ट्रेंड चल रहा है वो 1-to-1 डिस्कशन वाला भी होता है कि आप अपने लाइन मैनेजर के साथ बैठ के अपने ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करते हो, रेटिंग को बताते हो कि मैंने इसे 4 में से 4 नंबर क्यों दिए हैं और आप मुझे 3 क्यों कर रहे हो, 2 क्यों कर रहे हो। तो वो इस सारा पार्ट फीडबैक एंड डेवलपमेंट में आता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अ वंस ईयर कन्वर्जेशन, इट इम्पैक्ट स्टाफ ओवरऑल द एंटायर कैरियर। जिसको एक कंपनी में 3 से 5 साल हो गए होंगे, बताएगा कि अगर आपकी पहले साल की रेटिंग अच्छी हुई है तो वो आपको मज़ीद बेहतर उसी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जिसकी पहले साल की बेहतर नहीं हुई तो कैसे बेहतर करना है, पूरे साल का कैरियर पे आपका डिपेंड कर रहा होता है। आपको हिस्ट्री भी मिल जाती है एम्प्लॉय प्रोफाइल में कि लास्ट ईयर किस रेटिंग पे था, बी पे था, सी पे था, ए पे था, ये मेरा टॉप का परफॉर्मर है। और आगे जाके हम बात भी करेंगे इसमें क्या चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं, इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये अभी आप अब स्टार्टिंग में काफ़ी कंपनी कर रही हैं। एक तो सिद्धार्थ हैदराबाद कर रहा है, दूसरा एक मर्सर कंपनी है जिसको अबैकस वाले रन करते हैं। अबैकस वाले एक अनपेड होता है जिसमें आपको लिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स मिलती हैं, एनालिसिस मिलते हैं। एक होता है पेड कि आप 1.5 से 2 लाख की उसकी पेड की फ़ीस देते हो, तब आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलता है कि HR प्रोफेशनल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, HR ऑफिसर, HR एग्जेक्टिव, हेड HR, सीनियर मैनेजर HR, उसकी क्या सैलरी इस टाइम मार्केट में है, क्या बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, गाड़ी कौन सी मिल रही है। वो पूरी एक कंप्लीट TRS एनालिसिस से कहते हैं, टोटल रेम्युनरेशन सर्वे, मर्सर कंडक्ट करवाता है। वो आप कंप्लीट हर साल उनको टूल किट अपना इंफॉर्मेशन सारी देते हैं कि मेरे हर पोजीशन वाइज एनालिसिस होता है ना कि मेरी हर पोजीशन का मैं उसको सैलरी बताऊंगा, चाहे मेरा CEO CFO है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे मैनेजर है, चाहे ऑफिसर है, चाहे फ्रेश ग्रेजुएट है। उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद द बेनिफिट्स, गाड़ी है, मोबाइल है, कम्युनिकेशन है, सिम कौन सी देते हैं, 1000 वाली 2000 वाला पैकेज देते हैं, क्या बेनिफिट देते हैं, मेडिकल में एक बेसिक होती है या इंश्योरेंस कार्ड है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं। वो फिर मर्सर वाले, बैकस वाले उसको एक एनालिसिस करके आफ्टर 6 मंथ वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं हर साल कि इस टाइम ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। हम तो उसका फ़ायदा क्या होता है, हम देख रहे होते हैं हम मीन पे हैं, मीडियन पे हैं, मोड पे हैं। परसेंटाइल इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है परसेंटाइल, हम 25th परसेंटाइल पे हैं, 75th परसेंटाइल पे हैं, किस पे हैं, यानी कि जो हमारी टॉप पोजीशन होती हैं जनरल मैनेजर लेवल पे या आप डायरेक्टर लेवल पे, वो इस टाइम सबसे आपकी इंडस्ट्री में वो 75th परसेंटाइल पे होंगे। मतलब हो सकता है उसको आप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, क्यों, वो की पोजीशन पे है। CIO हो गया या आपका चीफ इन्फॉर्मेशन IT है या आपका जनरल मैनेजर सेल है, उसकी इंडस्ट्री में लेट से आप उसे 6 लाख दे रहे हो, लेकिन इसी स्किल का बंदा 5 साल का तजर्बे के साथ दूसरी कंपनी उसको 2.5 लाख दे रही हैं। तो और बाकी जो नीचे लेवल वाले हैं वो 25th परसेंटाइल पे होंगे। तो इसको सर्वे का 2 मकसद होते हैं, एक आपको बेंचमार्किंग मिल जाती है कि हमने कहाँ पे क्लोज करना है, क्या हम इंडस्ट्री से नीचे हैं या इंडस्ट्री के बिल्कुल लाइन बराबर जा रहे हैं या बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। और बाज़ कंपनी सीलिंग भी लगा देती है। मेरे कई दोस्त, एक टेट्रा पैक में दोस्त मेरा काम करता है, उन्होंने अपने डायरेक्टर लेवल पे सीलिंग कर दी हुई है, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता कि यार इस टाइम ये जो है ना टॉप पोजीशन पे चले गए, मैं इस टाइम इंडस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा जितना हम इसको 2 मिलियन दे रहे हैं या इसको 1.5 मिलियन दे रहे हैं, 15 लाख मंथली दे रहे हैं, ये सीलिंग है, इस साल इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलना। सफायर में काफ़ी लोगों को सीलिंग होती है और काफ़ी कंपनीज हैं ऐसी जहाँ पे आप सीलिंग ऐड कर देते हो, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। या आप नीचे लेवल पे जो ब्लू कॉलर होता है, स्किल सेट होता है, DAE है, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग से कह लो आप, या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर, यार ये मैक्सिमम DA विद 10 ईयर एक्सपीरियंस मैं इसको इतनी सैलरी दे सकता हूँ। इससे ऊपर 75,000 का बंदा है, वो ऑलरेडी हमारे पास वो उसमें आ गया हुआ है, लिस्ट में आ गया हुआ है, तो हम इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देंगे, ये हमारे लैगर्ड बन जाएगा। हम ये इसको हमारी हिट लिस्ट में आ जाएगा कि इसको चेंज करके नए बंदे को लेंगे 40,000 पे, 25,000 पे। जो हाई ऊपर चला गया हुआ है तो आप सीलिंग ऐड कर देते हो कि इससे ज़्यादा डिप्लोमा होल्डर को विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर 70,000 देना एक नाइंसाफ़ी है। मर्सर TRS सर्वे, MERC मर्सर TRS सर्वे, वो आपकी इस बेंचमार्किंग में, पोजीशन वाइज बेंचमार्किंग में हेल्प आउट करते हैं। काफ़ी लोगों ने भी किए भी होंगे, अगर किसी ने नहीं किया तो उसको पढ़िएगा, पर्सनली अवेलेबल भी होगी मर्सर की लास्ट ईयर की रिपोर्ट
TRS की 2021 की। मेरे पास लास्ट 2020 की पड़ी होगी, 2021 की भी पड़ी होगी, लेकिन इंडस्ट्री वाइज है ना, मैंने सिर्फ अपने अप्लाइंसेस का देखना है, या पावर सेक्टर में सीमंस का देखूंगा या डेस्कॉम को देखूंगा कि भाई हायर में, ओरिएंट में, डॉलर्स में, पैनासोनिक में, इन कंपनीज में, वेव्स में, इन कंपनी में लोग सेल के लोग, IT के लोग क्या सैलरी ले रहे हैं, या डेस्कॉम में क्या सैलरी ले रहे हैं, बाकी अलग सैलरी ले रहे हैं, मुझे उसके मुताबिक आएगा। हाँ, अगर मैंने कोई पॉलिसी चेंज करनी है कि मुझे अपना फ्यूल माइलेज क्लेम बेहतर करना है, मुझे मेडिकल बेहतर करना है, मुझे अपनी ट्रैवल पॉलिसी बेहतर करनी है, तब मैं इंडस्ट्री वाइज सर्वे करूँगा। तब मैं इंडस्ट्री सर्वे करूँगा यार इस टाइम मार्केट में क्या रेशो चल रही है, इस टाइम मार्केट में फ्रेश ग्रेजुएट को क्या सैलरी दे रहे हैं। हम 35,000 दे रहे हैं, तो जो टेक्सटाइल है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, या जो FMCG है या जो सर्विसेज में है, वो क्या सैलरी दे रहे हैं। तो बेंचमार्किंग पॉलिसीज़ के लिए मैं ओवरऑल स्टडी करूँगा उसको, या सर्वे करूँगा। आजकल तो सर्वे लिंक्डइन पे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उससे बताते हो फ्रेश ग्रेजुएट की क्या सर्वे है, उसमें लिंक्डइन में भी काफ़ी ज़्यादा सर्वे कर लेते हो आप, या इससे भी हेल्प आउट ले लेते हो। तो लिंक्डइन को एज अ सर्वे भी टूल यूज़ कर लिया करो। मैंने अक्सर उस पर यूज़ भी करता हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी क्या है। रिसेंटली मैंने जब फ्यूल प्राइस बढ़ाई थी, इन्होंने 234 किया था, तब भी मैंने अपने ही उस पर सर्वे चेक किया था कि आप पर किलोमीटर क्या दे रहे हो। तो पर किलोमीटर 1000 cc वाले लोग जो दे रहे थे, पहले 20 रुपये था कि 20 रुपये पर किलोमीटर एक गाड़ी को मेरा था, और अबाउ 1000 cc वो 23 रुपये था एवरेज। तो लोगों ने उसको चेंज करके जो रिजल्ट निकला वो उसको 30th पे ले गए हैं अबाउ 1000 cc वाले को, और 25 पे ले गए हैं बिलो 1000 cc मेरान है, कल्टस है, इस तरह की गाड़ियों को। तो आप सर्वे वैसे भी कंडक्ट करवा सकते हो कि फ्रेश ग्रेजुएट या IT में क्या सैलरी दे रहे हैं, वो डिफरेंट आपको एनालिसिस पता लग जाएंगे। अच्छा, ये प्रोसेस के बारे में बात की हुई है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व्स एवरीवन। अगर एम्प्लॉई है वो उसको ऑन कर रहा है, सिस्टम को ऑन कर रहा है, देन ही सिस्टम चलेगा। स्टार्ट होता है ये एम्प्लॉई से कि यार मेरा प्रोसेस है, मैं इसको, अगर आप समझते हैं कि बायसनेस नहीं है और मुझे इस कंपनी में काम करते हुए अर्सा हो गया है, यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं है कि लोग फेवरेटिज्म नहीं करते, यार उसको ज़्यादा देते हैं, उसको ज़्यादा देते हैं। हाँ, जो रेटिंग है वो प्रॉपर मिलती है, मुझे अपने काम की अचीवमेंट मिलती है, मुझे अपने काम का ऑब्जेक्टिव फीडबैक मिलता है, मैंने ये काम किए हैं, देन मैं उसे ऑन करूँगा। अदरवाइज़ जैसे HR की ईमेल आएगी, या अपनी रेटिंग कर दो, मैं उसमें 1 2 3 रेटिंग करके फॉरवर्ड कर दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उसने बताया है कि उसने 5% या फ्लैट 9% रेट करके फॉरवर्ड कर दिया है, वो उसको सिस्टम को ऑन ही नहीं कर रहे थे कि यार जितना मर्जी मेहनत कर लो, मिलना कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपको समझते हैं कि आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, देन आप उसको प्रोसेस को रन ऑन करोगे। हाँ, यहाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे उसका रिवार्ड मिलेगा। मैं A में आऊँगा या B में आऊँगा, C में आऊँगा, मुझे उसका रिवार्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। लीडर आई चैम्पियन द पर्सन, जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो आपका टॉप का बंदा है, जो CEO है या जो CFO है, वो उसको रन कर रहा है, वो उसको बता रहा है कि इस सिस्टम का मैं कस्टोडियन हूँ और मुझे चाहिए सिस्टम, मुझे इस सिस्टम को रन करना है। हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। HR का जो फंक्शन है, जो आप लोग भी देख रहे हो, हमने सिर्फ प्रोसेस को लिंक करना होता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग में हम सिर्फ उसको हेल्प आउट कर देंगे, उसके जो JDs हैं उससे मुताबिक जब तुमने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, हमने फॉलोअप करना है बाय 25 फरवरी या बाय 1 फरवरी। ऑब्जेक्टिव सेटिंग कंप्लीट होनी चाहिए पूरे डिपार्टमेंट में, पूरी कंपनी में। हमने फॉलोअप करना है, बार बार रिमाइंडर डालने हैं, बार बार डिस्कशन करनी है। मिड जर्नी रिव्यू आ गया है, 30 जून को हमने मेल कर दी, विद इन 10 डेज अपना सेल्फ असेसमेंट करें, अपने लाइन मैनेजर का रिव्यू करें, अपना रिव्यू करें और हमें फीडबैक दें। हमने इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ सपोर्ट करना होता है। ऑन करने वाला एम्प्लॉई है, अगर वो नहीं करेगा उसको ऑन, तो हम उसको सिस्टम को रन नहीं कर सकते। हमने इसको लिंक को, गैप को कवर करना होता है कि यार हम इसको बनाने वाले हम हैं, इसको अंदर चेंजेस करने वाले हम हैं, तो इसमें हमने सपोर्ट करना है कि मैंने इसको क्लोज करवा सकूं। जब तक एक बंदा भी रह जाएगा तो आपके एंड वो ये बेल कर्व नहीं बनेगी। लेट से 598 का आपकी टोटल हेड काउंट है और 590 लोगों ने फिल कर दिया, 10 बंदे रह गए हैं पूरे कंपनी के अंदर, वो फिल नहीं कर रहे फॉर्म, वो बैठे हुए हैं जी, वो बाहर गया, मेरा लाइन मैनेजर आएगा, मैं करूँगा। उस 10 बंदों की वजह से पूरा सिस्टम चौक हो गया आपका कि मैं एंड पे मैनेजमेंट को क्या दिखाऊंगा कि कंपनी वाइड क्या चीज़ निकली है, डिपार्टमेंट वाइज बेल कर्व क्या निकली है, कितने % कंपनी वाइड A में है, कितने % B में है, कितने % C में है, वो क्या निकला है। जब तक वो कंप्लीट साइकिल नहीं बनेगा हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हम डैशबोर्ड पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर जिसने सिस्टम पे काम किया हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो डिफरेंट डैशबोर्ड्स होते हैं
कि आपने किस तरीके, आप डिपार्टमेंट वाइज बेल कर्व देख रहे हो, आप पोजीशन वाइज बेल कर्व देख रहे हो, आप फंक्शन वाइज बेल कर्व देख रहे हो, आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हो कि जो ए में है उसका मैं 8% लगाता हूँ तो ये सैलरी इसकी बन जाएगी, ये इतनी एडजस्टमेंट लगा के ये सैलरी बन जाएगी। जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो नहीं करेगा। सुपरवाइज़र जो आपका लाइन मैनेजर है वो आपके साथ पार्टनर है, जब तक वो आपको फीडबैक नहीं देगा कि यार तुमने रिक्रूटमेंट की है, ऑन बोर्डिंग की है, जब तक आपको पार्टनर नहीं करेगा आपका फ़ायदा कोई नहीं है। आप 2 दफ़ा उसकी अचीवमेंट डाल दोगे, आप 3 दफ़ा अपने स्टेटस डाल लोगे, मैंने ये काम भी किया, मैंने ये काम भी किया है, चौथी जब डालोगे यार फ़ायदा कोई नहीं, बॉस तो मुझे एक्नॉलेज कर नहीं रहा, मुझे फ़ायदा कोई नहीं, मैं इसे क्यों डालूँ। हम आपको रिमाइंडर करते रहेंगे यार, हर मंथ आपने क्लोजिंग पे अपनी चीज़ें डालेंगे, मैंने इस मंथ ये काम किया है, ऐसा वाले उसको रिमाइंडर करते रहेंगे। लेकिन जब तक उसका लाइन मैनेजर फीडबैक नहीं देता वो आप तक क्लोज नहीं कर सकते। और हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है पहल में या बाकी आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, जब तक वो उसका फीडबैक नहीं देगा वो उसे बार बार पॉपअप करता रहेगा, स्टेटस पे आता रहेगा कि आपने आज इसको फीडबैक देना है, इसको 10 दिन हो गए हैं, उसको 15 दिन हो गए हैं, उसको 6 दिन हो गए हैं, ये काइंडली क्यूरी क्लोज कर दें। जब तक फीडबैक नहीं देगा वो सिस्टम उसका बार बार पॉपअप करता है, डेली से ईमेल आती रहेगी। तो सिस्टम को पार्टनर करने के लिए हम अपने सिस्टम के अंदर सुपरवाइज़र को रिमाइंडर ईमेल ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है कि जब तक उसको एक्नॉलेज किए हुए, आज मैंने एक्नॉलेज किया है, आफ्टर 1 वीक उसे ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगी, इसको 1 हफ्ता हो गया है। आप आईटी से सेट कर लेते हो कि 1 वीक करनी है, 1 मंथ करनी है या 10 डेज़ करनी है। 1 वीक इसको हो गया, इसको रिमाइंडर ईमेल कर दो कि मुझे फीडबैक दे, मैंने जो गया था, मैं ये काम करके आया हूँ, मैं इतने का चेक लेके आया हूँ, मैं इतना पेरोल प्रोसेस रन किया, मुझे उसका फीडबैक दे। तो 1 वीक के बाद जब तक उसे एक्नॉलेज नहीं करेगा उसे फीडबैक रिमाइंडर जाता रहेगा। ये एक प्रोसेस है जिसको हम आप कह लेंगे एक्नॉलेजमेंट आ रही है उसकी। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, CPM जिसे कहते हैं, बार बार अपने स्टेटस का फीडबैक डालते हो। CPM इज अ प्रोसेस विच इम्प्लाई रेगुलरली शेयर हिज अचीवमेंट ऑन टू हिज लाइन मैनेजर, कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे 5 उसके ऊपर मैंने अपने बॉस को बार बार स्टेटस बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि इस टूल की वजह से अब ये परफॉर्मेंस रिजल्ट चेंज हो गया है CPM में। इसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नाम जो चेंज हो गया, जो नई अब आपके पास नए टूल्स आ रहे हैं या जो जितने भी MNC है वो उसको CPM उनका नाम आ गया। वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम नहीं करते या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस पे वो ज़्यादातर उनका वर्किंग नहीं है। वो कहते हैं कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमने साल के एंड पे दिसंबर में उसकी रेटिंग नहीं करनी, हमने उसकी रेटिंग रेगुलर करनी है, मंथली वाइज करनी है। मुझे फीडबैक दो, इसी मंथ फीडबैक दो, ये ना वो दिसंबर में जाकर तो मुझे बताओ मेरी ये चीज़ें गलत थी। GE में बने हुए, इवन कि आपके मोबाइल पे जो असेस होती है उसकी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, एक SAP सक्सेस फैक्टर है वो मोबाइल पे डाउनलोड होता है, जो इंटरनल एप्लीकेशन है वो आप मोबाइल के थ्रू आप असेस कर लेते हो, आप उससे फीडबैक पूछते रहते हो। तो रेगुलर बेसिस पे अब जो नई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यूज़ हो रही है वो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है कि आप रेगुलर फीडबैक दो। मुझे उसका फीडबैक अभी चाहिए कि मैंने कितना काम किया, साल के एंड पे दे दोगे ठीक है, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली फीडबैक देते रहो, क्या चीज़ें इंप्रूव हो रही है, मंथ वाइज दो। तो अब जो लोग हैं, जो आप कह लें कि नई थ्योरी है या नया जो प्रोसेस चल रहा है वो CPM का चल रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत कम इंडस्ट्री में अब जो हो रहा है वो साल के एंड में रिव्यू होता है। अब जो CPM जो है वो साल के शुरू में हम रिव्यू करते हैं। लाइन मैंने एक्नॉलेज अचीवमेंट एंड गिव हिम कैंडिड फीडबैक। जैसे आप लोगों ने आप एक्टिविटी की कि हमने उसको फीडबैक क्या देना है, आपने बताया है, खुल के बताया कि यार तुमने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर लो, बाकी बेहतर है, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर लो, बाकी चीज़ें बेहतर हैं, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। इट्स बेस्ट टूल टू मैयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि मैं क्या चीज़ें परफॉर्मेंस में मैयर कर सकता हूँ। एक्सेल पे भी बना रही हैं, पेपर पे भी बना रहे हैं, वो आपके आहिस्ते से डेवलपमेंट है, आपका बजट है, आप छोटा सा एक आपका लेट्स से कि 50 बंदे का हेड काउंट है, तो वो कह रहे होंगे हमें सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय जो उसको कोई 2 लाख का पढ़ना है तो मैं एक्सेल पे काम करते हो, या पेपर पे आप लिख देते हो कि वो एक्सेलेंट है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, या उसका 4 टूल होते हैं, E सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेलेंट, गुड और नीड इम्प्रूवमेंट। हमारे पास एक्सेल में यूज़ नहीं होता, हम सिस्टम के अंदर जहाँ हमारा जो इंटरनली बना वेबसाइट बना हुआ है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन पहले की सेस होती है, पहले के नेटवर्क पे चलता है, आप उसको एक्सेल की बजाय उसी पे बताते हो, उसी सॉफ्टवेयर में बताते हो। ये मेरा एक गोल है कि मैंने इतने घंटे ट्रेनिंग करवानी है, उसके नीचे मैंने 5 अचीवमेंट डेली फीडबैक दे रहा हूँ कि मैंने इसके अगेंस्ट ये काम किए हैं। अभी वो जो आप बता रहे हो इतना डेवलप नहीं है, उसमें इतना ऑप्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है सिस्टम, तो इसके थ्रू वो एक्सेल में बनाते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं। भूल जाता है, लेकिन उसमें रिकॉर्ड में रहेगा कि यार मैंने ये चीज़ की थी, मेरे स्टेटस में रिकॉर्ड में पूरे साल में आप उसकी समरी दिखा देते हो, जुड़ी नहीं है। आप डेली फीडबैक दे सकते हो, डेली आपने कोई काम करके आए हो, आपका टारगेट था कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करनी है, या आपने एक इंजीनियर जो अच्छे CGP का वो हायर करना है,
आपका था आपका टारगेट था कि आपने 5% वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज़ करनी है, कि आपने 5 लड़कियां या 10 लड़कियां पूरे हेड काउंट की 5% स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करना है। आप वो बता सकते हो आउट ऑफ माई 5% 2% हैज़ अचीव बाय दी मार्च 2022। उनका टारगेट है इंटरलूप का 2025 तक 25% हमने इंक्रीज़ करना है। हमारे पहल का है हमने 8% इंक्रीज़ करना है हेड काउंट। हमारे पहल में तकरीबन जो एग्जेक्टिव मैनेजर हैं, लेबर लेवल पे तो कोई ख़वातीन नहीं है, लेकिन एग्जेक्टिव मैनेजर में हमने टारगेट बनाया हुआ है बाई 2025 5% से 12% पे लेके जाना है। हायर में वॉशिंग मशीन में टोटली 100% लेबर में फ़ीमेल काम कर रही हैं, हमारे पास वो सारे मेल काम कर रहे हैं। ये इसे कहते हैं DEI, डाइवर्सिटी इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। DEI आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। क्यों चल रहा है? MNCs को प्रमोट कर रही हैं। हमारे पास भी ये अपनी इंडस्ट्री में देखा होगा, अगर आप जब हायर करते हो आप रेसिज्म को नहीं देखते। MBA किया हुआ उसने और वो क्रिश्चियन है, मैंने क्रिश्चियन नहीं रखना, मुझे हिंदू नहीं रखने, तो ये डाइवर्सिटी कहती है आप रेसिज्म पे ना जाओ। आप अपनी जॉब एड में एक लाइन लिखते हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू दी फॉर दिस जॉब। मेल हायर करना है, फीमेल हायर करना है, उस पर ना जाओगे मुझे मेल ही हायर करना है। अगर आपने लाइन लिख दी है उसको कवर करती है कि जब आप स्किल्स देखो, उसकी आप क्वालिफिकेशन या उसके रेसिज्म ना देखो कि वो काला है या उसके बाल नहीं ठीक, वो चीज़ें नहीं ठीक, आप उसके रेसिज्म पे ना जाओ। हमारे पास कराची वाले साइड पे, साउथ साइड पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू काम कर रहे हैं। सुनील कुमार है, अनिल है, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। वो अपने जब आते हैं, उनके त्यौहार आते हैं, वो ऑफिस में मनाते हैं। होली आई थी, उन्होंने अपने PD ऑफिस यानी कि पावर डिवीजन का ऑफिस है सेल्स में, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। जब हमारे आते हैं रमज़ान के, हम सेलिब्रेशन करते हैं, हमारे सेलिब्रेट करते हैं। कि आप उससे अपने कल्चर को लिमिटेड ना रखो। इक्वालिटी जो मैंने बात की है, आप मेल और फीमेल पे करो। इवन के जो अब MNC हैं, वो तो ये जो आपके ये वो हैं ट्रांसजेंडर हैं, इनको भी हायर कर रहे हैं कि यार ये लाजमी होना चाहिए। और ये जो जून का मंथ है, ये प्राइड मंथ इन्होंने सेलिब्रेट किया है कि प्राइड मंथ इन्होंने हमने रखने ही रखने हैं। इस्लामाबाद में ज़्यादातर अब इन लोगों को चांस मिल रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि आप रखो, उन्होंने कहा जी आप अपने हर सेक्टर में इतना कोटा दो, तो ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो आप DEI जो है ना, कि आपने रेसिज्म पे नहीं जाना, आपने इक्वल रहना है और आपने इक्वालिटी पे ध्यान रखना है। रेसिज्म पे नहीं जाना, मेल है फीमेल है उसको ना देखो, उसकी स्किल सेट को देखो। लिमिटेड नहीं रखना, हमने इन लोगों को रखना ही नहीं है। ट्रेंड जो जा रहा है या जो आप कह लें कि जो जिस तरह चीज़ें मूव हो रही हैं वो यही हो रही हैं। इवन ये कहते हैं कि शादी के बाद जो मैरिड वूमन उनको नहीं हायर करना चाहिए, लेकिन टेलीकॉम में वो कह रहे हैं कि जी आफ्टर बेबी के आप जो मदर वूमन है वो उनके लिए हम ज़्यादा मौका दे रहे हैं। एक कैंपेन रन की थी टेलीनॉर ने कि जो मदर हाउसवाइफ हैं वो जॉब अप्लाई करें। स्पेसिफिक उन्होंने उनके लिए रखा था कि हम उनको हायर करेंगे जो ऑलरेडी इस टाइम एज अ मदर काम कर रही हैं, एज अ मदर घर पे बैठी हुई हैं, तो आप हमें दोबारा रीजॉइन करें। उन्होंने डे केयर सेंटर बनाए होते हैं, हमारा भी डे केयर सेंटर है, तो आप उनको उसकी फिर फ्लेक्सिबिलिटी देते हो। तो ये DEI भी साइड पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? कल्चर, ये मल्टीनेशनल की तरफ आप जा रहे हो। आपने एक कल को आपने इम्प्रूव करना है, कोई बिज़नेस लेके आना है आपने। IT सेक्टर में, IT में बहुत ज़्यादा होता है। जब आप कोई टेंडर पास करते हो तो चीज़ें पूछते हैं कितने % इंजीनियर हैं, कितने % मेल हैं, कितने % फीमेल हैं। बाहर के में जब आपने कंट्री में टेंडर पास करना होता है तो वो चीज़ ये देखते हैं कि यार ये रेसिज्म को देख रहा है या सिर्फ इसने मेल को फोकस रखा हुआ है, या इसके पूरे हेड काउंट में मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ये लोग भी हैं कि नहीं हैं। तो इस तरफ इस वजह से लोग जो है अपने DEI को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसको हम बेहतर कर सकें। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर ड्यूरिंग कोविड, काफ़ी लोग, ये भी इसी में DE में आएगा कि आप एक लेवरेज दे दो। ये नहीं कि 9 to 5 फिक्स है, आप फ्लेक्सिबल वर्किंग, आप जिस टाइम मर्जी आओ, जिस टाइम मर्जी जाओ। आपका लाइन मैनेजर कहता है कि मैंने इसे काम ले लिया, चला जाए, हम हाफ डे कर लेंगे। हमने ड्यूरिंग कोविड ये चीज़ें सीखी हैं काफ़ी। ड्यूरिंग कोविड हमारी जो अकाउंट्स की टीम थी और जो हमारी टैक्स वाली टीम थी, वो यानी कि उसमें अकाउंट्स में हमारी टर्नओवर 0 है। 10 साल से कोई बंदा छोड़ के नहीं गया अकाउंट्स में, और ऐसे ही होता है अकाउंट्स बाइंग में कोई बंदा छोड़ के नहीं जाता किसी भी कंपनी में। तो क्या है, उन्होंने जब कोविड आया उनके लिए बहुत मुश्किल था कि यार ऑफिस से छुट्टी करना, वो डेली उन्होंने ऑफिस आना 9 से 5 टाइम गुजारना है। लेकिन जब कोविड आया उन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया, उन्होंने कहा नहीं हम फ्लेक्सिबल आवर दें। अनसर्टेनिटी थी, और अब अनसर्टेनिटी इज़ अ न्यू नॉर्मल है। कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी इज़ अ न्यू नॉर्मल है। हमने कहा लैपटॉप भी कर ले जो, डेस्कटॉप भी कर ले जो, कुर्सी भी ले जो, टेबल भी ले जो, हर चीज़ कर ले जो, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप काम करो सुकून से बैठ के। जब MS टीम पे ऑनलाइन आना है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, वो उसकी आवाज़ें आ रही, सब्ज़ी वाले की आवाज़ें आ रही हैं,
कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल वर्किंग का मकसद यही है कि बंदे के कंफर्टेबल रहे। जो दूसरी DI के साथ जो दूसरी चीज़ आजकल चल रही है वो वेल बींग की चल रही है। बहुत कंपनीज के ऊपर काम कर रही हैं एम्प्लॉय वेल बींग के ऊपर, एम्प्लॉय वेल बींग के, मेंटल हेल्थ के ऊपर। हमने भी रिसेंटली 2-3 सेशन करवाए साइकोलॉजी से, जो मैं कह रहा था कि साइकोलॉजी में कि आप इस तरह रब करें तो आपकी एनर्जी हाई होती है। ये लोग फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा सेशन करवा रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में, एम्प्लॉय की हेल्थ के बारे में सेशन करने चाहिए। लोग फिटनेस एक्सपर्ट को एज अपने ऊपर ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि अगर आपने अपने कोई डाइट प्लान लेना है तो हमारे पास ये ऑन बोर्ड में फिटनेस एक्सपर्ट है, आप उसको ले लें। हमारे पास जिम की फैसिलिटी है, आप उनको ले लें। हम आपको ये पैकेज में ऑन बोर्डिंग में मेडिकल के साथ साथ इस वाले जिम का कार्ड भी देते हैं। इवन कि कुछ कंपनी ऐसी हैं फार्मास्यूटिकल में, वो नेटफ्लिक्स का भी आपको कार्ड देती है, जॉइनिंग में मेंबरशिप देती हैं कि आपने मेंबरशिप के लिए हम आपको बेनिफिट्स में मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप लाइफ है, लीव कैशमेंट है और नेटफ्लिक्स का लॉगिन भी है। क्यों? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वेल बींग के ऊपर काम कर रहे हैं कि 1200 की एक कॉस्ट होती है या 1500 का एक नेटफ्लिक्स का मंथली पड़ता है, तो वो भी देते हैं कि हमारे से एम्प्लॉइज सस्टेन करे, ज़्यादातर रिटेन करे। तो एक वेल बींग का ऊपर DI के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी में इसको कहते हैं पेल रिसोर्स क्लब। हमने ना इंटरनली कोई 10 से 12 बंदों का पूल क्लब बनाया हुआ है। मेरे पास एक एक्सेल का बंदा है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, उसे एडवांस किस्म की वो VLOOKUP वगैरह डैशबोर्ड बनाने आते हैं। वो उसके साथ मैं करता हूँ। मुझे हर साल जब वो उसका सीज़न ऑफ होता है, जो उसका जनवरी 6 मंथ तक उसका सीज़न होता है, जो उसके जिस फील्ड में है वो कस्टमर सर्विस में, तो मुझे वो हर साल एक ट्रेनिंग करवाता है 30 बंदों की, जो फ्रेशर हम नए ज्वाइन करते हैं, जिसको 2-3 साल हुए होते हैं, कि हमने इंटरनली ट्रेनिंग करवानी है तुमने एक्सेल के ऊपर, बजाय कि बाहर से एक बंदा लेके आऊँ, 1 लाख रुपये स्पेंड करूँ। वो डिप्लोमा कोर्स 3 से 5 हफ्ते में 2 दिन वो ट्रेनिंग करवा देता है। इस तरह ही बाकी पेल रिसोर्स क्लब के बंदे बने हुए हैं जिसको कम्युनिकेशन पे, नेगोशिएशन पे, सेल पे अच्छे हैं, फ्रेशर में सेल में अच्छे हैं, उनको ट्रेनिंग करवाता है। इस तरह आप उनको फिर आप रिवार्ड करते हो। 90 रुपीज़ आप उसे पूरे दिन का जो है 10,000 आप भी दे सकते हो। यानी कि एक पूरे दिन का सेशन करवाया है, आप उसे 10,000 है मैक्सिमम भी दे सकते हो। आपके अपने डिप्लोमा कोर्स करवाया है तो डिप्लोमा कोर्स उसने एक दिन का आप 2,000 दे रहे हो, पूरा कोर्स करवाया 1,000 दे रहे हो। हमारे कुछ अपने बेंगलोज हैं मरी में, तो जो हमारे मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट को अलाउ हैं, तो जो हमारे इंटरनल पूल क्लब होते हैं, हम उनको कहते हैं या तो भाई 2 दिन का हम यहाँ पे स्टे दे देते हैं फैमिली के साथ, तो मरी में जाके फैमिली के साथ 1 हफ्ता लगाओ, और होटल का स्टे वगैरह का उसको फ्री होता है। या हम उसको वाउचर दे देते हैं कि ये KFC का वाउचर है 5,000 का, तुम फैमिली के साथ जाके ले आओ। तो जो ट्रेनिंग करवाते हैं उनको भी रिवार्ड मिलते हैं। हम उसको अपने क्लब बनाया हुआ जिसको हम रिवार्ड कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि आप उसको एक अच्छी ट्रेनिंग में भेज दो। अब तुम एडवांस एक्सेल की करके आए हो, अब आज का ट्रेंड चल रहा है ओरेकल BI का, बिजनेस इंटेलिजेंस का, हम उसको उस पर भेज सकते हैं। यार तुमने कुछ और ट्रेनिंग करनी जो मार्केट में ऑफर हो रही है, लम्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग कोर्स ऑफर हो रही है, आप मुझे ये करवा दें, हम उसको ट्रेनिंग ऑफर कर देते हैं। तो उसको इंटरनल पूल क्लब को मैनेज करने के लिए, रिवार्ड करने के लिए डिफरेंट तरीके से आप उसे बना सकते हो कि आप में ये वेल बींग के ऊपर हम चीज़ें कर रहे हैं जो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। बाकियों को 1 लाख रुपया एक बंदे का लगेगा, लेकिन उसने पूरे साल में मुझे 2 बैच करवा दिए, 60 बंदे कवर कर दिए, वो फ़ायदा हो गया हमें उसका। तो आप उस बंदे के ऊपर स्पेंड करके शेयरिंग और ट्रेनिंग के थ्रू आप बाकियों को रिटर्न करवा सकते हो। शेयरिंग और ट्रेनिंग में आ जाएगा वो कि आपने एक बंदा सीख के आया है, उसने बाकी अगला उसने 30 बंदों का सेशन करवाया है, उसने सीख लिया, वो आगे साथ उसने दूसरे बंदों को करवा दिया। लेकिन आप ट्रेनिंग को एज ए इन्वेस्टमेंट लें, वो ना लें आप ये कि यार मैं इसको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, 6 महीने बाद छोड़कर चला जाएगा। यार चला जाए, 2 महीने तो उसने आपको प्रोसेस को ठीक कर दिया है। हमारे पास जो एक बंदा है वो ओरेकल BI का मास्टर बंदा है। उसने ऐसे ऐसे डैशबोर्ड बना दिए कि आप क्लिक करो तो पूरे पाकिस्तान के डीलर की डिटेल मिल जाती है कि इस डीलर ने कितनी फ्रिज खरीदी हुई है, इसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, इसे कब कितने पैसे दिए थे, उसे पूरा डैशबोर्ड बना दिया है। चाहे वो 2 महीने बाद 6 महीने बाद चला गया है, लेकिन वो आपको रिटर्न कर गया है। अगर हम इस माइंडसेट पे काम करेंगे तब वो ट्रेनिंग का फ़ायदा होगा। हम कहेंगे यार इसको मैं ट्रेनिंग करवा दूँ, छोड़ कर चला जाए, अब आप नहीं रोक सकते, वो ट्रेनिंग के बगैर भी छोड़ कर चला जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग का वो थोड़ा सा बहुत लॉयल हो जाएगा आप लोगों के साथ, वो काम कर लेगा, 1 साल रिटेन हो जाएगा, उसके साथ स्पेंड कर लेगा कंपनी के साथ, कुछ बेहतर सोचेगा कंपनी का। तो ट्रेनिंग को हम एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसको एज ए एक्सपेंस नहीं ले सकते कि यार मैं इसको ना करवाऊँ तो बेहतर है। और जो ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड रूल है हर कंपनी में यूज़ होता है, हमारे वहाँ 16 घंटे पर एनम पर एम्प्लॉई है, लेकिन कुछ कंपनी 8 घंटे करवाती हैं कि हमने 16 घंटे एक बंदे को पूरे साल में ट्रेनिंग करवानी है। चाहे वो 1 दिन की करवाएं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स करवा के 4-4 घंटे की करवा लें,
लेकिन मिनिमम आपका जो स्टैंडर्ड है, जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जिनके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन भी होगी, वो 16 घंटे का उनका टारगेट होता है कि हमने, चाहे वो वर्कर है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे मैनेजर है, चाहे जनरल मैनेजर है, 16 घंटे उसने ट्रेनिंग करनी ही करनी है साल में। वो आप एक दिन की 8 घंटे की पूरी कर लो, या 2-2 घंटे की आपने कोई कोर्स अटेंड कर लिया है, कहीं आपने जाके मोटिवेशन सेशन ले आए हैं, कुछ टेक टॉक शेयर कर ली है, कुछ ऑनलाइन आपने अटेंड कर ली हैं। आजकल ऑनलाइन काफ़ी सेशन हो रहे हैं, लिंक्डइन वाले ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कोर्सेज, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, आप इंटरनली कर सकते हैं ट्रेनिंग का। तो और जो ट्रेनिंग का रूल है जो मोस्टली यूज़ होता है 70-20-10% होता है। मतलब कि अगर आप देखा जाए ट्रेनिंग में जो रूल यूज़ होता है जी, वो 70-20 और 10। 70% आपकी सॉरी इन हाउस होती है, जो कि आप इंटरनली मैनेज करते हो। मुझे स्किल सेट आती है, तुम्हें एक्सेल की ट्रेनिंग करनी मैं तो बता देता हूँ, या इंटरनली मैनेज कर लेता हूँ। 20% आपकी कस्टमाइज होती है, 10% आपकी ओपन एनरोलमेंट होती है, यानी कि इन हाउस के थ्रू आपने उसको अकोमोडेट कर दिया ट्रेनिंग को। पूरे साल में आपके पास 500 ट्रेनिंग की लिस्ट आ गई है, जिसमें 70% आपने इन हाउस करवाई है, 20% आपने कस्टमाइज़ करवाई है, लम्स वाले के प्रोफेसर को अरेंज कर लिया है, कैसर अब्बास को कह दिया है, नसीम ज़फ़र साहब को कह दिया है, किसी एक ट्रेनर को कह दिया है जी हमें आपने कम्युनिकेशन स्किल करवानी है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ आपने मुझे ईमेल राइटिंग पर ट्रेनिंग करवानी है। तो आप एक बंदे को लेके आए हैं, आपका वेन्यू यूज़ हुआ है, सिर्फ वो बंदे ने आकर लेक्चर दी है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लेक्चर करवाना है, वो कस्टमाइज़ आपने अपने कस्टमाइज सेशन करवाना है। और 10% आप ओपन एनरोलमेंट पे भेजते हो कि सिर्फ 10% जो मैंने ट्रेनिंग करनी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो पूरे डिपार्टमेंट सिर्फ एक बंदे को चाहिए होता है जो कि प्रोजेक्ट को डील कर रहा है, जो साइड को डील कर रहा है। तो 10% के लिए उसके बंदे को हम बाहर भेज देते हैं कि जो कोर्स ऑफर हो रहा है लम्स में आप वो अटेंड कर रहे हो। लाइक जो आप आजकल ओरेकल BI काफ़ी चल रहा है, वो आप इन हाउस भी करवा सकते हो। सॉफ्ट स्किल की जो जितनी कोर्सेज़ हैं वो आप इन हाउस करवाते हो। MS ऑफिस है, एडवांस प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन है, MS एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, वो आप इन हाउस अरेंज करवा देते हो कि यार मैं तुम्हें बंदा देता हूँ, वो मैं करवा देगा कोर्स अरेंज, ऑनलाइन कोर्स करवा देगा। 20% जो आपकी टेक्निकल स्किल होती हैं वो भी आप उसको कस्टमाइज़ करवाते हो कि हमें एक जो एग्जेक्टिव से मैनेजर कैटेगरी में गए हैं, जो रिसेंटली मैंने प्रमोट किए हैं, जो मैंने एग्जेक्टिव में था मुझे मैनेजर कैटेगरी में गया है, बडिंग मैनेजर बनाया है, वो आप कस्टमाइज़ करवाते हो। और 10% जो टेक्निकल स्किल्स हैं जिसमें स्किल वो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है, अडोब फोटोशॉप है, कोई लैंग्वेज है, उसके लिए आप कुछ स्पेसिफिक कोर्स है, उसके लिए आप 10% ओपन एनरोलमेंट करवाते हो। ये एक स्किल सेट यूज़ होता है 70-20-10 का ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग का मैट्रिक्स ही आपके अप्रेजल से बनता है कि आपने पूरे साल में क्या करवाना है। इस तरह से ट्रेनिंग निकल आई है, पूरे साल में आपने 3 जो स्टैंडर्ड कहता है वो आप 2 ट्रेनिंग नॉमिनेट करते हो, एक उसकी पर्सनल स्किल के लिए, एक सिस्टम को बेहतर करने के लिए। कस्टमाइज में आपका ट्रेनर आप बाहर से बुलाओगे, वेन्यू चाहे आप अपने ऑडिटोरियम में करवा लो, अपने हॉल में करवा लो, या बाहर कोई आप किसी PC में करवा लो, वारी में करवा लो। मतलब सिर्फ उसमें आप एक ट्रेनर को पिक करते हो, अपनी नीड जनरेट शेयर करते हो कि मुझे इसके अंदर लीडरशिप स्किल के अंदर सिर्फ उनको मुझे डेलीगेशन पढ़ानी है या उनको मुझे मैनेजर स्किल पढ़ानी है, मुझे पूरी लीडरशिप कवर नहीं करनी, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो नहीं कवर करनी, मुझे सिर्फ ये स्किल सेट बताना है। आप बजट जो है ना वो इस तरह डिवाइड होता है ना, तो जो भी कैसर बास है या कोई भी एक ट्रेनर है वो दिन का 3 लाख लेता है या 5 लाख, मैं लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं किसी भी एक ट्रेनर की, नसीम काफ़ी फरहाद करम वाली हैं, कोई भी एक ट्रेनर है, आप उसको बुला के ट्रेनिंग करवा रहे हो, तो आपका बजट जो है वो 25 कस्टमाइज में इन्वॉल्व होगा कि यार मैंने अपने बजट को कैसे एलोकेट करना है। और 10% जो आप बाहर से आप बंदा भेज रहे हो, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके आओ, जो आप यहाँ पे आए हो ये ओपन एनरोलमेंट है, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हो, ये ओपन एनरोलमेंट। एक मार्केट में डिप्लोमा कोर्स ऑफर हो रहा था तो आपकी टीम ने कहा यहाँ जाकर ट्रेनिंग अटेंड करके आओ, ये एक ओपन एनरोलमेंट प्रोग्राम है। परफॉर्मेंस में सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है? एक तो पर्सनल डेवलपमेंट हो रही होती है, दूसरा क्या फ़ायदा है? टारगेटेड क्रिटिकल टैलेंट फॉर डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, जिसे हम हाइपो कहते हैं, HIPO हाइपो, हाई पोटेंशियल, वो इससे प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आइडेंटिफाई होते हैं। पिछले 2 साल से एक बंदा, पिछले 3 साल से एक बंदा हर साल A रेटिंग में आ रहा है, इसका मतलब मेरा हाई पोटेंशियल है, मुझे इसको लूज़ नहीं करना, मुझे इसके डेवलपमेंट प्लान बनाना है, मुझे इसको 2 साल में रोटेट करना है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये एक बंदा पिछले 3 साल में HR एग्जेक्टिव है या जो भी है, या अकाउंट्स ऑफिसर है या अकाउंट्स मैनेजर है, ये हर साल A में आता है।
या मुझे ना इसको बैक एंड पे तैयार करना है, जो इस टाइम मेरे पास मैनेजर फाइनेंस बैठा हुआ है ना, इसको इतनी ग्रूमिंग करो कि कल को रिप्लेसमेंट इसके नीचे वाले की रिप्लेसमेंट बन जाए। सेल्स में ऐसा होता है कि सेल में आपके पास एक एरिया सेल ऑफिसर है या टेरिटरी सेल ऑफिसर है या टेरिटरी सेल्स मैनेजर है या फील्ड सेल ऑफिसर है, वो हर साल ए में है। आप उसके ऊपर फोकस करते हो, उसकी डेवलप, उसको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग भी ऑफर करते हो, उसका इंसेंटिव ऐसा करते हो। क्यों? वो आपका ब्रांच मैनेजर, आपका टेरिटरी मैनेजर वो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये प्रोसेस जो है आपको आइडेंटिफिकेशन हेल्प करता है आपके हाइपो में और लो पोज में, कि आप हाइपो पोटेंशियल पे कौन है और लो पोटेंशियल पे कौन है। कौन आज टाइम आपके लैगर्ड्स हैं कि भाई मेरे पास ये इस टाइम मेरे पास ये पूरे डिपार्टमेंट में ये लैगर्ड है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, या तो इनको इनका इंडिविजुअल आईडीपी जिसे कहते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बना के दिया जाए, या इनका हाई पोटेंशियल के ऊपर डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना के दिया जाए। हाइपो के ऊपर ज़्यादा फोकस आप हाइपो पे करते हो, आईडीपी पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके हाई पोटेंशियल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। तो एक होते हैं हाई पोटेंशियल, एक होते हैं लो पोटेंशियल, कि आप आइडेंटिफिकेशन करते हो कि मेरे साथ जो हाई पोटेंशियल है मैंने सिर्फ इन पे फोकस करना है। जो लो पोटेंशियल है उनका आप आईडीपी बनाते हो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाते हो, कि यार इस साल मैं इसको कहता हूँ तुमने ये अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है, तुमने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ों में तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी में। वो दो चीज़ें आपकी इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आइडेंटिफाई होती हैं, एक हाई पोज और लो पोज। एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी बाय प्रायोरिटाइजिंग एंड अलाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप इसके थ्रू, आपके सिस्टम के थ्रू आपकी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होती है कि हमने एक कंसिस्टेंट रिदम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हम जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे थे इस टाइम सेल वाले कहाँ पे हैं, क्या जो सेल का टारगेट था इस साल 4 लाख, जैसे आपने इस साल जो है 4 लाख मोबाइल जो सेट सेल करने हैं, या 4 लाख आपने ये इंश्योरेंस के कार्ड सेल करने हैं, तो क्या हर साल 20-21-20 में कोई इंक्रीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अगले 5 साल में कहाँ देखूँ 4 लाख से वो 4.5 लाख पे आए हैं, या 4 लाख से 4,20,000 पे आए हैं, 4,74,000 पे आए हैं, किस पे आए हैं वो 475 पे हैं, 5 पे आए हैं। आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, लेट्स से कि मुझे 5 साल में अगले 3 सालों का मुझे वीएन बनाना है। मैं देख रहा हूँ अपने 2023 में, अपने अब 25 में मुझे इस टाइम अपनी मार्केट में 70% शेयर चाहिए। तो अब आपका सीईओ है इस प्रोसेस के थ्रू देखते हुए, इस प्रोसेस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को बनाता है कि मेरी मार्केटिंग को बेहतर कर रहा हूँ, मेरी प्रेजेंस बेहतर हो रही कि नहीं हो रही, सेल बेहतर हो रही कि नहीं हो रही। तो इसके टारगेट इस सिस्टम के थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करते हो, कैसे मैंने सिस्टम को आगे लेके जाना है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल। अपनी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और आपके पूरे जो डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। आपने कहा जी मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरा लाइन मैनेजर जो है उसका ऑब्जेक्टिव अलाइन है। मेरे अक्सर बॉस मुझे कहते हैं कि यार मेरी सक्सेस तेरी सक्सेस से है, अगर तेरा फेलियर है समझ मैं भी फेलियर हूँ। अगर तुमने काम नहीं किया, तुमने रिक्रूटमेंट नहीं की, तो इसका मतलब है मैंने नहीं किया रिक्रूटमेंट, मैंने तो सिर्फ सुपरवाइज करना है। तो आपके जो परफॉर्मेंस है वो आपके लाइन मैनेजर के साथ लिंक है। वो अकेला आप परफॉर्म करोगे तो वो परफॉर्म करेगा, आप अगर नहीं परफॉर्म कर रहे उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं सी जाएगी। एचआर का मेन काम जो है ना, जो बिजनेस पार्टनरिंग कह लें मॉडल जो है या एचआर काम है, वो है बिजनेस को समझना। हमारा काम ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने रिक्रूटमेंट हायर करके बंदा हायर करके देना है। सर बंदा चाहिए, क्यों चाहिए? यार मैंने सेल करवानी। सर कितना मार्क, आप डिस्कशन करें, मिलें जाके, सर कितनी सेल हो गई इस मंथ? मेरी इस टाइम 2 लाख की सेल हो गई है। सर वाईटीडी कितना हो गया, ये टुडे कितना हो गया है, आपका लास्ट ईयर से लास्ट ईयर कितना है, ताकि आपको बिजनेस का पता हो। आप कहते हैं ना, अब आप पढ़ते भी होंगे या देखा भी होगा टेबल टॉक पे, सीईओ के टेबल पे। सिर्फ हमारा काम यही नहीं है कि हम क्लर्क की तरह डॉक्यूमेंट साइन करवाएं। सर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है, आप लाइन मैनेजर साइन करवाते हो, अपने बॉस साइन करवाते हो, ऑफर लेटर बना के दे देते हो। ये काम कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट कर लेगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है, हमारे पास कितना बिजनेस है, हमारा टोटल पे रोल कितना है। अगर आपके पास 500 बंदा काम कर रहा है या आपके पास 5000 बंदा काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय पर कोस्ट कितनी है वो निकालें आप, कि एक एम्प्लॉय पर कोस्ट कितनी है। वो मैट्रिक्स हैं, वो निकल आते हैं, मैट्रिक्स निकल आते हैं। या आपका पूरा पे रोल कितना है, 2 मिलियन का है, 20 मिलियन का है, 2 बिलियन का पे रोल है, कितना पे रोल है, आपको उसके नॉलेज होना चाहिए। आपकी सेल वर्सेस मैन पावर वो कितनी है। लेट्स से आपकी 2 अरब की सेल है और आपकी पे रोल कोस्ट आप कह लेंगे 4 मिलियन है, 40 लाख क्या है, तो क्या कॉस्ट निकलेगी। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, यार इतना हमें पे रोल चाहिए नहीं, बंदा माइनस। ये जो डाउनस्ट्रीम होती है क्यों होती है? क्योंकि आपका पे रोल बढ़ चुका होता है, आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहा होता, आपका पे रोल बढ़ चुका होता है। वो कहते हैं यार 100 बंदा निकाल दो, मुझे पे रोल इतना 2% चाहिए।
टोटल उसका सेल का 2% पेरोल होना चाहिए, 5% होना चाहिए पेरोल, बाकी निकाल दो। 51 HR मैट्रिसेस के नाम पे है, उसके अंदर सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। चाहे आपने कॉस्ट निकालनी है, एम्प्लॉई कॉस्ट निकालनी है, टर्नओवर निकालना है, लीड टाइम निकालना है रिक्रूटमेंट का, आपने ट्रेनिंग की कॉस्ट निकालनी है, आपने हायरिंग की कॉस्ट निकालनी है, वो सारी उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारे उसके अंदर फार्मूले लिखे हुए हैं। 51 HR मैट्रिसेस के नाम पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, PDF की फ़ाइल है, वो आपको मिल जाएगी। उस पर आप उनकी जॉब एनालिसिस करने पड़ेंगे आपको। आप देखें हर एक की JD, 3 बंदे एक ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 3 बंदे एक काम कर रहे हैं तो काम 2 बंदों को दे दें। आपको 1 बाय 1 की जॉब को रिव्यू करना पड़ेगा। सेल में हमने एक ही लाहौर के ब्रांच के अंदर 4 सेल अफसर रखे हुए हैं और 1 ब्रांच मैनेजर है। क्यों? आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा 4 सेल अफसर कहाँ पे है। एक जाता है एक बाल्टॉन, एक देखता है शालामार लिंक रोड, एक देखता है कसूर, और एक देखता है ये सराउंडिंग में रायमंड वगैरह पे। इसी तरह आपको बाकी अकाउंट्स में देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स में कौन लेजर को देख रहा है, कौन पेएबल को देख रहा है, कौन ट्रेजरी को देख रहा है, कौन रिसीवेबल को देख रहा है। तो आपने इस चीज़ को मेजर करने के लिए कितना हेड काउंट चाहिए, आप उनके फंक्शन को एनालिसिस करते हो कि मुझे इसके अंदर कौन कौन से जॉब का रिव्यू करना है। IT में कौन नेटवर्किंग को देख रहा है, कौन उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देख रहा है, कौन उसको हेल्प डेस्क को देख रहा है, कौन उसकी जो इंस्टॉलेशन को देख रहा है। आप काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि मैं पेरोल भी देख रहा हूँ HR में, मैं एम्प्लॉय ऑपरेशन भी देख रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी देख रहा हूँ। हाँ, कईयों में नहीं है। हमारे पास फंक्शन वाइज है, हम फंक्शन वाइज देख रहे हैं कि भाई मैंने सिर्फ ट्रेनिंग को रिक्रूटमेंट ऑनबोर्डिंग को देखना है, दूसरी टीम कॉम्पोनेंट को देख रही है, एक टीम एम्प्लॉय ऑपरेशन को देख रही है, और एक इसको लगा है। ये आपके HR एक आता है उसमें सेंट्रलाइज HR और एक डिसेंट्रलाइज HR। तो आप सेंट्रलाइज हो तो आप सब कुछ एक देख रहे हो, अगर आप उसमें लगा फंक्शन वाइज हो तो आप फंक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। आप 1 विंडो ऑपरेशन है, यानी कि बिजनेस पार्टनरिंग में ये होता है, अगर मैं HR बिजनेस पार्टनर हूँ तो मेरे पास 2 टीम है, एक सेंटर ऑफ ट्रांजैक्शन है और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉय सर्विसेज आएगा और उसमें हमारे पास रिक्रूटमेंट वाले आएंगे, एक्सेलेंस में कॉम्पोनेंट बैन वाले आएंगे और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले आएंगे। तो जब भी किसी जनरल मैनेजर सेल्स को या IT के जनरल मैनेजर को या आफ्टर सेल के जनरल मैनेजर को या प्रोडक्शन के बंदे को ज़रूरत पड़ेगी HR की, तो वो HR बिजनेस पार्टनर को कहेगा कि मुझे इतने बंदे हायर करने हैं। मैं उससे डिस्कशन करके क्यों करने हैं, कहाँ करने हैं, JD दें मुझे, किस लोकेशन पे चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, वो मैं उससे लेके आऊँगा, अपनी टीम को साइन कर दूँगा कि यार ये आपने बंदा मुझे हायर करके देना है, और आप मुझे देंगे तो मैं लाइन मैनेजर से इंटरव्यू करवाऊँगा। ये होता है बिजनेस पार्टनरिंग मॉडल कि मैंने हर एक से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। HR में 1 विंडो सोल्यूशन है, मैंने इस बंदे से कॉन्टैक्ट करना है और बाकी ये बंदा जाने और इसकी टीम जाने, मुझे सिर्फ इससे कॉन्टैक्ट करना है। CHRF के नाम से एक टूल है बिजनेस पार्टनरिंग का, नेट पे पड़ा भी हुआ है, CHRF बिजनेस पार्टनरिंग मॉडल। इसके जो ऑनर थे वो डेव उलरिच हैं, जिसने ये मॉडल बनाया था। CHRF बिजनेस पार्टनर का मॉडल है, वो आपको नेट में मिल जाएगा। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि बिजनेस पार्टनर के KPIs क्या होने चाहिए, और जो नीचे टीम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसके KPIs क्या होने चाहिए। और बिजनेस पार्टनर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बिज़नेस को समझना है, ना कि उसने ये रिक्रूटमेंट के बंदे दे दिए हैं या ट्रेनिंग के बंदे दे दिए हैं। उसने बैठ के बिजनेस समझना है। आपके पास ऑलरेडी 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो एडिशनल बंदा क्या लेना है आपने। एक आपका प्रोजेक्ट आ गया है और डिज़ाइन में 3 बंदे, आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन इंजीनियर और दें, सर उसी से काम करवा लें, वो तो इस साल फ्री है, आप उसको एडिशनल टास्क दे दें। तो उसने बिज़नेस को समझ के आपके नीड को जनरेट करना, ना कि आपने जो ऑर्डर मिला है कि मुझे इतने बंदे ऑन बोर्ड करने हैं, आप उसको ऑन बोर्ड कर लो। आप उसको डायलॉग करते हो कि सर आपने इस डिज़ाइन में, हमारे पास जैसे भी रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास एक टेंडर आया, 10 मिलियन का एक टेंडर आगे पास भी हो गया, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है कि हमें ये डिज़ाइन के बंदे चाहिए AutoCAD के। ये ज़्यादातर IT सेक्टर में होता है या फिर होता है कस्टमर सर्विसेज में, सर्विस सेंटर में, जहाँ पे उसने CSO के पास वही करना और सिस्टम में एंट्री डालनी है। IT में जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है कि आपने ये चीज़ें बना के देनी है, वहाँ पे आप कॉल सेंटर में एक ही बंदे कॉल सेंटर में उसने कॉल पिक करनी है, कॉल बतानी है, वो चीज़ें काम करनी है, तो उसमें कॉल सेंटर में ज़्यादातर होते हैं। तो वहाँ उनके KPIs फिक्स होते हैं कि आपने इतने एक कॉल को कम से कम 2 मिनट लगाने हैं, तो वो तब आपका KPI अचीव होगा। सर आप वेट करते हैं, 2 मिनट वेट दें, मैं चेक कर रहा हूँ सिस्टम में। अच्छा सिस्टम में 15 सेकंड लगा दिए, सर आपका नाम बताएं। और मिनिमम आप कॉल, जब भी किसी कॉल सेंटर में, बैंक में किसी को कॉल करेंगे, कम से कम 2 मिनट आपके साथ बात करेंगे वो इधर उधर की। सर आप 2 मिनट दें, सिस्टम ऑन हो रहा है, हालांकि सिस्टम सामने ऑन होता है। सर सिस्टम स्लो हो गया है, यार कैसा सिस्टम है, इतना बड़ा बैंक है तुम्हारा, सिस्टम कैसे स्लो हो गया है। वो उनके टारगेट होता है कम से कम जो है ना 2 मिनट एक कस्टमर के साथ लगाओ, ताकि उसको जो है कॉल सेंटर वाले उसके एंगेज रखने के लिए आप उसको 2 मिनट लगाते हो, ताकि आपको जो सिस्टम है उस पर रेटिंग ज़्यादा हो सके।
तो 2 मिनट कम से कम उसका टारगेट होता है कि आपने इसको एंगेज करना है, उसको कैसे आपने काम डाउन करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ होती है ये वाली। अच्छा जी, मेक बेटर पे डिसीजन, इसके थ्रू जब मैंने आपको बताया कि 20-60-20% आप डिसाइड करते हो कि किसको अच्छी इंक्रीमेंट देनी है, हाई पोटेंशियल को या लो पोटेंशियल को। बास कंपनी सी में बिल्कुल रेटिंग नहीं देती, वो सारा जितना भी इनका बजट होता है वो यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देती हैं कि यार सी वालों को इस साल मैंने कोई रेटिंग इंक्रीमेंट नहीं देनी, तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे पिछले 3 साल से, तो 60% वाले को आगे शिफ्ट कर देते हैं कि यार हमारे अच्छे डिसीजन है, हमें इनके साथ काम करना चाहिए, हम आगे दे सकते हैं, हमें इनके साथ डिसाइड करना चाहिए कि आपने 20% काम जो है आपके 80% डिपेंड करता है। मुझे एक बंदे ने काम दिया, यार फटाफट लेके आओ, मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट चाहिए, तो जल्दी से ले आओ, जितने भी पिछले महीने का पे रोल है ना वो सारा ले आओ। मैं फटाफट गया, मैंने उसको पूरी जो थब्बू था वो पकड़ा दिया या एक्सेल की शीट दे दी। उसने मुझे एक्सेल में नहीं चाहिए, मुझे एक स्लाइड में बता दो कि 2021, 2022 और 19 में पे रोल क्या था। सर मुझे इस तरह पहले गाइड कर दें कि आपके रिस्पॉन्स ही आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आप पहले ही वो काम करके जाओ। तो 80-20 रूल जो होता है आपकी सॉफ्ट स्किल के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उस पर यूज़ होता है ये वाला। मेक बेटर पे डिसीजन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड रिजल्ट, कि आपके रिजल्ट क्या निकले हैं, आप उससे फिर डिसाइड करते हो कि क्या परसेंटेज देनी है, 8-10% देनी है या 5% फ्लैट लगानी है। आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मर टू डेवलप सक्सेशन प्लान। सक्सेशन प्लान काफ़ी कंपनी में MNC में यूज़ होता है, लोकल कंपनी काफ़ी ज़्यादा अब शुरू हो चुकी है, इसे IDP पे कहते हैं कि मैंने सक्सेशन प्लान किया है। आप जब भी कोई फ्रेश बंदा हायर करते हो वो आज से पूछता है सर मुझे 3 साल बाद कहाँ पे मौका मिल रहा है, मेरे 3 साल बाद ग्रोथ कहाँ पे होगी, तो आप कहते हैं यार इंशाल्लाह मैं प्रमोट करेंगे, तो वो सक्सेशन प्लान मांगते हैं कि अगर मैं सेल में आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को 3 साल के बाद मुझे टेरिटरी मैनेजर बनना है या मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है, तो मेरी सक्सेशन प्लान कैसे डेवलप होगा, कोई गाइड करने वाला है या नहीं है, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी कंपनी में है या नहीं है। वो इस पे मेंटरशिप प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप उसके थ्रू कोचिंग कैसे कर रहे हो, उस बंदे को फीडबैक कैसे दे रहे हो। वो इस प्रोसेस के थ्रू जो हमने पढ़ा है कि इस प्रोसेस में हमारे पास पहले प्लान आता है, फिर मोनीटर है, फिर रिव्यू है, रिवार्ड है, उसमें आपके पास ये हाई पोटेंशियल जो सबसे बेस्ट टूल है ना वो हाई पोटेंशियल का है। पिछले 3 साल की रेटिंग निकाले हम अपने सेल में, हाई पोटेंशियल निकाले हुए हैं, और जब भी मेरे पास रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है कि यार मुझे ये ब्रांच मैनेजर छोड़ के चला गया है, तो सर आपके पास बंदा बैठा हुआ है, इसको आप रिप्लेस करें। तो इंटरनली प्रमोशन का क्राइटेरिया जो कहते हैं ना हमने इंटरनली कैसे प्रमोट करना है, वो सिस्टम बताता है कि आप इंटरनली लोगों को कैसे प्रमोट करते हो कि मैनेजर फाइनेंस चला गया है, मैनेजर IT चला गया है, हेड HR चला गया है, तो नीचे वाले को क्यों हेड HR बनाऊँ, पिछले 3 साल उसका रेटिंग निकाल दे के देख लें सर, पिछले 3 साल से A रेटिंग में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ऊपर आने का मौका दें। तो ये सिस्टम जो है हमें हाई पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में मौका देती है। और लो पोटेंशियल के ऊपर आपका मैनेजर कहता है यार, या CEO पूछता है या वैसे पूछते हैं सर मुझे किस पे काम करना चाहिए, हाई पोस्ट पे या लो पोस्ट पे, तो आपको हाई पो पे काम करना चाहिए क्योंकि वो आपका एक क्रीम तैयार हो चुकी हुई है, वो रिजल्ट देने को बिल्कुल तैयार है। जो लो पोज है उनका आहिस्ता आहिस्ता खुद ही भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में। हम उनको इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बना कर दे सकते हैं, यार ये तुम्हारा प्लान है, पहले क्वार्टर में तुमने ये चीज़ इंप्रूव करनी है, ये कम्युनिकेशन बेहतर करो, ग्रामर बेहतर करो, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेहतर करो, पार्टिसिपेट किया करो, जाके मिला करो, फील्ड में जाओ, लोगों से मिलो, इंडस्ट्री में देखो क्या हो रहा है। उसने लो पोज ने खुद ही टीम इम्प्रूव करना है, लेकिन जो हाइपो हैं उनको बेहतर करें, क्रिटिकल पोजीशन के लिए उनको तैयार करें। जो क्रिटिकल पोजीशन है आपकी, जहाँ पे बंदे नहीं मिलते, जहाँ पे टैलेंट ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे आपको बंदे अच्छे मिल जाते हैं। इसके थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं कि हमारे पास हाई पोटेंशियल, उसके ऊपर काम करना चाहिए, वो डिलीवर करने को तैयार है। अगर नहीं करेंगे काम, वो दूसरी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेगा। अगर हम उसको हाई पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे कि मेरा ये प्रोडक्शन का अच्छा बंदा है, इसको 3 साल इंजीनियरिंग कर ली है और 3 साल से हमारे पास काम कर रहा है, रिजल्ट भी अच्छा रहता है, प्रोडक्शन टारगेट भी अचीव करता है, शिफ्ट भी इसने अच्छी मैनेज की हुई है, तो ये मेरा आगे को मैनेजर बनने को तैयार है। तो हमें उसकी हाई पोटेंशियल जो बंदे हैं उन पे काम करना चाहिए। इस सिस्टम में जो आइडेंटिफिकेशन होती है, ना कि लो पोस्ट पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपके साथ शेयर की हैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, जो इंडस्ट्री में हो रहा है, बेल कर्व कैसे बनती है, 20% कैसे बनता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, इनके ऊपर हमने आज के सेशन में चीज़ें की हैं। प्रैक्टिस क्या हो रही है वो आप अपना भी बता सकते हो, आप शेयरिंग भी कर सकते हो, एक अच्छा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, मुझे भी ऐड कर लो, टीम को भी ऐड कर लो कि यार हमारी कंपनी में इस टाइम जो है ये वाला टूल यूज़ हो रहा है, तो तुम बताओ तुम्हारे में कौन कौन से टैब हैं। पहला टैब जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के होता है, मेरे पास भी लैपटॉप में है लेकिन एक्सेस नहीं आपको हो पाएगी। पहला होता है एम्प्लॉय प्रोफाइल का, जिसके अंदर उसकी हिस्ट्री आती है, एम्प्लॉय की पिछले 5 साल की अप्रेजल की एक्टिविटी आती है, उसका ऑर्गेनोग्राम आता है
कि मेरी रिपोर्टिंग किस किस को है, उसके अंदर उसकी पूरी सैलरी आएगी और सैलरी के साथ उसकी सैलरी इंक्रीमेंट आएगा, पिछले 5 साल से उसे क्या इंक्रीमेंट मिला हुआ है वो उसकी प्रोफाइल में आती है। दूसरा टैब जो होता है या दूसरा सेक्शन जो होता है वो गोल्स का होता है। गोल्स के अंदर आपके पास 1 बाय 1 सेक्शन होते हैं कि मैंने क्या गोल्स अचीव किए हैं, कितने टारगेट है, फीडबैक मिला है। तीसरा होता है आपके पास ट्रेनिंग का, कि आपने ट्रेनिंग में किसको क्या नॉमिनेट किया है, कौन कौन सी ट्रेनिंग मेरी, उस ट्रेनिंग वाले टाइम में आपकी पिछले 5 साल की ट्रेनिंग भी आ रही होती हैं, हिस्ट्री की ट्रेनिंग भी आ रही होती है, कितना पैसा स्पेंड हुआ है आपके इंडिविजुअल के ऊपर, उसका बजट भी आ रहा होता है। और चौथा टैब होता है आपके रिव्यू का, आपके कमेंट्स का, कि लाइन मैनेजर ने मुझे पिछले साल क्या कमेंट दिए थे, इसने कहा था यार अर्शद अपनी कम्युनिकेशन या डेलीगेशन स्किल को बेहतर करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर करो। अच्छा मैंने अब नए कमेंट मैंने ऐड करने हैं, तो क्या मेरी वो पुरानी चीज़ बेहतर हुई कि नहीं हुई। उसने कहा था अजम्पशन पे ना जाओ, डिसीजन मेकिंग पे ना जाओ। जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है, जो जितने भी हम HR वाले बैठते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं जजमेंट पे करते हैं, ये गैस वर्क होता है। हमें नहीं पता, एक दिन में हम जज नहीं कर सकते बंदा क्या है, ना आधे घंटे के इंटरव्यू में हमने जज कर लिया चलो बंदा बहुत अच्छा है आप रिक्रूट करें, हम उसको वैल्यूएट नहीं कर पाते। वो एक गैस वर्क है, जजमेंटल है, तो हम उसको देख रहे होते हैं, एजम्पशन को बेहतर कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ हो रही है कि एजम्पशन में हमने क्या चीज़ बेहतर करनी है, जजमेंटल नहीं होना। वो हमारी चौथे टाइम में आते, रिव्यू में आता है कि हमने क्या चीज़ें बेहतर करनी है। हाँ, जो चौथा पार्ट है ABC वाला, कि क्या मेरी इंक्रीमेंट रेटिंग लगी है, वो सिर्फ आपको पता लगता है कि मैं किस ग्रेड में पिछले 5 साल से आ रहा हूँ ABC में। इसके बैक एंड पे परसेंटेज क्या है वो सिर्फ HR के पास ऐसा होती है, हर एम्प्लॉय के पास नहीं होती। कि यार अच्छा मैं A में आ गया हूँ तो HR ने क्या डिसाइड किया है दिसंबर में कितने % इंक्रीमेंट मिलेगा, वो सिर्फ HR वालों के पास सिस्टम में असेस होगी कि A के अगेंस्ट हमने बैक एंड पे 6% का फार्मूला लगाया हुआ है, 8 का लगाया हुआ है, 10 का लगाया हुआ है। तो वो सॉफ्टवेयर में वो सिर्फ HR को असेस होती है, राइट्स होते हैं, उस बंदे के पास राइट्स नहीं होंगे। और 5वां जो है वो जो जदीद है टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आप उसे ऑनलाइन ही उसका लेटर, इंक्रीमेंट वाला लेटर जो है वो ऑनलाइन पब्लिसिटी पे कर देते हो। कि जैसे हम हर साल करते हैं जनवरी में कि आपका इंक्रीमेंट आ गया, अपना लॉगिन करें, जैसे लॉगिन करता है तो उसका पूरा डिटेल आ जाती है कि आपका इस साल जो है वो सैलरी इतने से इतने % पे चली गई है। अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन वाला हम उसको हार्ड कॉपी उसके लाइन मैनेजर को दे देते हैं, अदरवाइज़ उसका लेटर बजाय जो कहते हैं कि पेपर सेविंग वाला काम, वो हम उसका सॉफ्ट कॉपी बना के उसको अपलोड कर देते हैं उसी पोर्टल के ऊपर। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि आप उसको कैसे गोल सेटिंग होगी, एम्प्लॉय प्रोफाइल सेटिंग, स्मार्ट गोल कैसे बनाने हैं, फिर उसको रिव्यू कैसे करना है। ये था आज का हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो था ओवरव्यू।